तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे ऑफिसर्स, क्या हालचाल आप सभी के। चलिए, आज हमारा जो क्रॉप रहेगा ये राइस रहेगा और राइस का यही जो दूसरा पार्ट रहेगा। कल जो हमने डिस्कशन किया था इसमें हमने धान की खेती यानी कि चावल का उत्पादन आप कैसे करोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्रॉप से आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, उन सभी की चर्चा की थी। ठीक है, आज इसी का पार्ट दूसरा रहने वाला है और कुछ जो चीजें कल हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे उनको आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी प्रवीण जी, मैं बढ़िया हूं, आप बताओ सभी लोग कैसे हो। चलिए, एक स्माइली आप सभी लोग ड्रॉप कर दो और क्या हालचाल आप सभी के लिख दो। कल का रिवीजन अच्छे से करके आए हो और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा भी, रिवीजन हम लोग करेंगे भी कल की क्लास का। इससे पहले आप लोग बता दो कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करें क्लास। कल की जो हमारी क्लास हुई थी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको हो सकता है कि आज क्लास में आप उनको लगे कि आप अरे ये तो नया है हमारे लिए कॉन्सेप्ट। जैसे मैं मोस्टली आपको बताता रहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन कोई एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है तो मैं उसको पिन आउट कर देता हूँ कि यहाँ ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सही प्रभाकर, सबसे खुश। हाँ, ऐसे ही खुश रहना आप सभी को। ठीक है, जितना खुश रहोगे उतने ही अच्छे तरीके से कोई भी चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, तो डन, परफेक्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सूरज, रोहित, सुमित, प्रभाकर, सृष्टि, सभी लोग जुड़ जाइए। फिर क्लास को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। तो अभी आपको सबसे पहले करना क्या है, कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पहले आपसे पूछेंगे, उसका थोड़ा रिकेप लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले तुमने वीट पढ़ा था, राइस हम डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक हमारा राइस ही रहेगा और राइस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं। तैयार हो आप सभी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रवीण जी, अंकुश, रोहित, सुमित, अग्रिमा, आशीष। चलिए, तो पैडी, सबसे पहले तो आप सभी एक क्वेश्चन मुझे बता दो, पैडी और राइस जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो टोटल इसकी स्पीसीज कितनी है। आसान क्वेश्चन हो सकता है लेकिन फटाफट आंसर करो। पहला क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपकी कितनी देखने को मिलती है, टोटल स्पीसीज आपको कितनी देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग बढ़ेंगे आगे, मॉडरेट बनाने का प्रयास करेंगे कि जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग फ्लावर दो पार्ट से मिलकर बना है, आपको बताया था लेमा प्लस पेलिया। ठीक है, लेमा प्लस पेलिया में जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर जो कवरिंग होती है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बताओ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि जब भी हम बात करेंगे इंडिका की, यानी कि हमारी दो स्पीसीज हमें कल्टीवेटेड देखने को मिलती हैं और कैसी हैं, और सभी वाइल्ड हैं। तो जो इंडिका है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं थोड़ा और इसको हम इजी करते हैं और आपसे मैं पूछूंगा कि ये बताइए राइस में आपको प्रोटीन कितनी देखने को मिल रही है। चलो, प्रोटीन कितनी देखने को मिल रही है। और एक प्रश्न अगर मैं और आपसे पूछ लूं कि ये कैसा क्लाइमेट का पौधा है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। क्लाइमेट कैसी रिक्वायरमेंट होती है, बता दो सभी लोग, फटाफट लिख दो। और 24 स्पीसीज हैं। हुल गलत है, ब्रेन बोलते हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, ये और अंदर क्या होता है, आपको सीड देखने को मिलता है। सीड इन द सेंस हम कह सकते हैं क्या है, यहाँ पे राइस है आपका। ठीक है, यही तो राइस है, यही इसी को तो आप खाते हो, यही तो राइस है। अंदर आपका राइस कवर है, इसके ऊपर दो संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं वो हैं, एक तो आपका होता है लेमा, एक कौन सा होता है, एक आपको लेमा एक पोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक लेमा देखने को मिल रहा है और एक आपको पेलिया देखने को मिल रहा है। ये वाला जो है ये पेलिया देखने को मिल रहा है। अच्छा, और डिटेल में अगर बॉटनी में जाओगे तो आपको बता देता हूं, याद नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ जो लेमा होते हैं राइस में, लेमा जो टोटल नंबर होते हैं ये दो होते हैं। ठीक है, ये दो जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्टेराइल कंडीशन में देखने को मिलते हैं दो। फिर इसमें एक पेलिया होता है। ठीक है, एक पेलिया होता है और प्लस एक लेमा और होता है जो कि क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो इस तरीके से जब पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है आपस में तब उसको हम हुल कहते हैं। आपको बताया था लेमा प्लस पेलिया इक्वल टू हुल है। तो आप अब बताओ, अब क्या कहोगे, बताओ। राइस कवर तो व्रेन हो गया, वो तो अलग, व्रान या व्रेन जो भी आप पढ़ना चाहो वो अलग बात हो गई। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लेमा प्लस पेलिया में से आउटर कवरिंग क्या है। तो पहला तो सभी ने आंसर सही किया है, 24 स्पीसीज हैं, दो वाइल्ड हैं, दो आपकी कल्टीवेटेड है और 22 इसकी जो है वो वाइल्ड है। आउटर कवरिंग को आप सभी ने नहीं बताया, प्रोटीन बिल्कुल सही बता दी हो, 6 से 7% ऑफिसर्स। हाउ इज द जोश, क्यों गलत कर रहे हो,
इसमें से बताओ, लेमा या पेलिया जी, एक बताना है जी, क्या है, लेमा है या पेलिया है। आउटर कवरिंग की बात कर रहा हूं। क्लाइमेट बताओ एक बार, क्लाइमेट लिख दो। क्लाइमेट क्या, कौन सी क्लाइमेट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये चारों आए हैं, ठीक है, चारों आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर यहां पे आप बात करो क्लाइमेट, तो हॉट और ह्यूमिड कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलती है। कैसी, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलती है। ये आंसर अभी तक सही नहीं आया, किसी का भी नहीं सही आया, ठीक है। हस्क, क्यों गलत कर रहे हो खुद को, जब दो में से पूछ रहा हूं मैं, एक लेमा है एक पेलिया है, इसमें बताओ कौन सा आउटर कवरिंग होगा, बताओ। तो जो लेमा होता है, ठीक है, जो लेमा है, याद रखना क्या है, जो लेमा होता है इसको हम आउटर कवरिंग कहते हैं। जब आउटर कवरिंग लेमा हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, ये इनर कवरिंग हो जाएगी, इनर कवरिंग, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन बढ़िया था, है ना। चलो कोई नहीं, 4 क्वेश्चन में से 3 तो अटेम्प्ट किया आप सभी ने, हॉट एंड ह्यूमिड सभी का सही है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, और भी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस क्रॉप से। कल जो हमने पढ़ लिया था वो एक बार आप लोग बताएंगे, कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, बता दो एक बार, देखते हैं याद है कि नहीं है। मुझे तो याद है कहां तक पढ़ चुके थे हम लोग, आप लोग बताओ कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, ठीक है, बताओ फटाफट। ये मेथड हमने देख लिए थे, हमने सीड रेट देख लिया था, ठीक है, सीड रेट के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था। सब ट्रॉपिकल, हाँ ट्रॉपिकल जोन नहीं, वहां पे आपको जो बताना था, काम नहीं कर रहा क्या ये, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया था। नर्सरी में हमने सीड रेट पता कर ली थी, किस मेथड के द्वारा कितनी सीड रेट हमको देखने को मिलेगी, हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे पिक्चर भी देख ली थी कि कौन सी मेथड किस तरीके से इसमें बुआई होती है, डिस्कशन हो गया था। हमारी एसआरआई पद्धति हो गई थी। एसआरआई पद्धति में एक याद रखना कि हो सकता है आपसे पूछ ले, यहाँ पे जो हम लोग प्लांट लगाते हैं ये जिग जैग मेथड में लगाते हैं, ठीक है, जिग जैग मेथड में लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं। जो ब्राउनिंग मूवमेंट होती है, टिंडल प्रभाव होता है, अगर आपने सुना होगा तो। चलो, आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा यहां से रहेगा, कल्टीवेशन तक हमने पढ़ लिया था, बहुत सही। सीड रेट तक बिल्कुल सही लिखा है सुमित ने, हाँ हमने सीड रेट तक इसको पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये रहेगा हमारा आगे का पोर्शन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अराउंड द क्रॉपिंग, जो स्पेसिंग है कितनी देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी धान को आप उगाते हो तो सबसे पहले याद रखो, धान सिर्फ ऐसी फसल आपको देखने को मिल रही है जिसको क्या है, हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और भी बहुत सारी है जिनको हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग का मतलब सिर्फ यही समझना, इनको नहीं पता है मान चलो नहीं पता है, बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये आपका एक फील्ड है, ये कैसा है, ये आपका मेन फील्ड है। मेन फील्ड में फसल को ना उगाते हैं उससे पहले एक छोटी सी नर्सरी हम डाल देते हैं। इसकी क्या करते हैं, हम इसको नर्सरी में ग्रो करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, नर्सरी में हम ग्रो करते हैं। मेन फील्ड में उगाने से पहले नर्सरी में इसको हम ग्रो करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जब नर्सरी से ध्यान सुनना सारी चीजें, ठीक है, इसमें मैं कुछ टर्म आपको बताने वाला हूं। तो नर्सरी आपकी हो गई, ये क्या है, तो ये नर्सरी है। आप नर्सरी में प्लांट को ग्रो करके फिर आप मेन फील्ड में इसको ग्रो कर रहे हो। अब मेन फील्ड में ग्रो कर रहे हो तो इसको कहे क्या रहे हो, तो इसको क्या कह दोगे, तो इसको कहोगे आप क्या कर रहे हो, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग आप लोग यहां पे कर रहे हो, डन। फिर आता है कि नर्सरी से जब मेन फील्ड में हम लोग लाते हैं तो एक आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हार्डनिंग ऑफ। ध्यान सुनना, हार्डनिंग ऑफ क्या होता है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हार्डनिंग ऑफ क्या होता है, जैसे कि आप बचपन जब छोटे होते हो, ठीक है, आप जब छोटे होते तो आपके मम्मी पापा, हमारे सबके मम्मी पापा हमारा बहुत ख्याल करते हैं, ठीक है, कि हमें सर्दी ना लग जाए, हमें गर्मी ना लग जाए, हमें कुछ ऐसा ना खिला दें ताकि हम बीमार पड़ जाएं। तो बहुत खासो ख्याल हमारा रखा जाता है। तो सेम नर्सरी में क्या हो रहा है, खासो इनका ख्याल रखा जा रहा है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमको शहर में पहले तो अपने साथ लिवा के जाते हैं, ठीक है, अपने साथ ले जाते हैं मार्केट करवाने, हमें घुमाने अपने साथ ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे माता पिता हमको अकेला छोड़ते इन द सेंस कि हम अपने बलबूते अपने पैरों पे खड़े हो पाए, अपने आप सारी काम जो भी दुनियादारी का काम है वो हम स्वयं कर पाए, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, नर्सरी में क्या है, बहुत अच्छी केयर मिल रही है। जब बचपन होता है ना आपका, छोटे होते कोई भी आपको थप्पड़ नहीं मारता, खूब आपको बहुत प्यार से रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते तो आपको बड़ा भाई एक थप्पड़ मारता है, पानी लेके आ, है ना, कोई चाचा जी आपके थप्पड़ मारते, चलो ये काम करके लाओ, वो काम करके लाओ। बेसिकली यहाँ पे जब नर्सरी में प्लांट है तो इसकी बहुत केयर की जा रही है। और मेन फील्ड में ट्रांसफर करने से पहले, यानी कि आप बड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, इससे पहले आप बाहर जाते हो, आप नहीं जा पाते हो कहीं, मान चलो आपको कहीं यूपी से एमपी जाना है,
ठीक है, यूपी से महाराष्ट्र जाना है, तो आपको तकलीफ पहली बार होती है। तो आपके माता पिता कहते हैं नहीं आप कर लोगे, आप करो, ठीक है, आप करो, आप कर लेते हो। तो वो सारी चीजें यानी कि आपकी हार्डनिंग ऑफ हो रही है, ठीक है। हार्डनिंग ऑफ का सिंपल आप मतलब ये समझ सकते हो कि पौधे को मेन फील्ड में ट्रांसफर करे और अच्छे से सर्वाइव कर ले यहां मेन फील्ड में, तो उससे पहले एक हार्डनिंग ऑफ प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। हार्डनिंग ऑफ प्रक्रिया की जाती है जिसके थ्रू क्या हो, जिसके थ्रू वो वातावरण में सर्वाइव कर ले वहां के। अब यहां पे क्या है, यहां तो फील्ड कंडीशन में आपको पानी भी अच्छा मिल रहा है, न्यूट्रिएंट भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ इसके लिए अडेप्टेबल है, यानी कि अच्छी क्लाइमेट है, सब कुछ फेवरेबल है। लेकिन यहां पे क्या होगा, मेन फील्ड में आएगा तो बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा, क्लाइमेट एकदम चेंज देखने को मिलेगी। तो यहां पे सर्वाइव अगर सीधे ही इसको यहां पे ले आओगे प्लांट को, तो डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसकी हार्डनिंग ऑफ करते हो और फिर आप यहां पे लेते हो। तो याद रखना, किसी भी प्लांट को जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हार्डनिंग ऑफ करना बहुत जरूरी हमारे लिए होता है, ठीक है, समझ गए। सूरज धीरे धीरे इज्जत कम हो जाता है घर में, हाँ हो जाता है, कोई नहीं, तुम हाइब्रिड राइस बनो, ठीक है, इज्जत नहीं कम होगी, ठीक है। तो ये समझ गए हार्डनिंग ऑफ प्रोसेस क्या है। हार्डनिंग ऑफ बेसिकली जो हम इस समय हमारा फेज चल रहा है ना, नौकरी की भी चिंता हमको है ना, और जब आपकी नौकरी लग जाएगी बेसिकली तो आपके लिए सारी चीजें फेवरेबल हो जाएंगी, तो सेम वही हार्डनिंग ऑफ है। अच्छा, जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं प्लांट को मेन फील्ड में, तो हमें पूछा जाता है, क्योंकि हम जो मेथड यहाँ पे अपना रहे हैं, बहुत सारे मेथड यहाँ पे अपना रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग के, ठीक है। एक तो हम डायरेक्ट सीडेड राइस ग्रो कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर आप ग्रो कर रहे हो तो कोई जरूरत ही नहीं, आप जाओ धान को छिटक के चले आओ। फिर इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसमें डोपिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं, बेट नर्सरी डाल रहे हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे मेथड अपना रहे हैं। तो अब यह पूछा जाता है कि डोपिंग मेथड से मान चलो आपको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करनी है, और डोपिंग मेथड में क्या होता है आपको पता है कि एक सतह पे हम इस प्लांट को उगाते हैं, यानी कि सीडलिंग को हम लोग यहां पे ग्रो करते हैं, और यहां पे जो सीडलिंग बनती है, ठीक है, इस जो डोपिंग मेथड के सीडलिंग आपको बनती हुई नजर आती है, ये बहुत ही नाजुक होती है, शहर के बच्चे समझो, ठीक है, शहर के बच्चे बहुत ही ज्यादा नाजुक, गांव में आते ही बीमार हो जाते हैं। तो वही समझो कि डोपिंग मेथड है, तो इसकी जो सीडलिंग बनती है, इससे जो प्लांट तैयार होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। तो इन प्लांट को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो लगभग हमको 3 से 4 प्लांट चाहिए होते हैं, कितने, 3 से 4 जो सीडलिंग होती हैं वो हमको एक जगह पे लगानी पड़ती हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी मेथड का नाम दे देगा कि डोपिंग मेथड में आपको कितनी सीडलिंग पर प्लांट लगानी पड़ेगी, तो उसको आप लोग याद रखना, ठीक है, उसको आप लोग याद रखना। चलो बात करेंगे स्पेसिंग की, ये समझ गए, स्पेसिंग आप रखते हैं 20x20 या फिर 10x20x10। अच्छा, ये आपको समान रहेगी, ठीक है, ये आपको समान देखने को मिलेगी। तो 20x10 पे लगा सकते हो या 20x20 पे भी आप इसको लगा सकते हो। अच्छा, फिर आता है सीडलिंग पर हिल कितनी लगाओगे, तो 2 से 3 सीडलिंग जो कॉमन मेथड होते हैं उनमें लगाते हैं। अगर आप हाइब्रिड पे जा रहे हो तो 1 से 2 सीडलिंग पर हिल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। डेप्थ कितनी रखनी चाहिए सीडलिंग की, ट्रांसप्लांटिंग जब करोगे तो 2 से 4 सेंटीमीटर आपको डेप्थ रखनी पड़ती है, ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर आपको डेप्थ यहाँ पे रखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फिर कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि बात करें नर्सरी टेक्निक की, तो आपको नर्सरी टेक्निक में मैंने बहुत सारी नर्सरी टेक्निक कल बताई थी, हाँ सही है, ठीक है सृष्टि, ठीक है। तो नर्सरी टेक्निक में हमने कल आपको बहुत सारी टेक्निक भी बताई थी, आप यहाँ पे देख भी रहे हो। डोपिंग मेथड है आपकी, मेट नर्सरी है, इसके अलावा डीएसआर है, एसआरआई है, ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत सारे मेथड आपको बताए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप नर्सरी ग्रो करोगे तो मेन फील्ड का कितना % एरिया लोगे। मान चलो मेन फील्ड आपका 1 हेक्टेयर का है, तो 1 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे। और अब आप नर्सरी ग्रो करोगे तो नर्सरी कितनी करोगे, तो नर्सरी आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे कितना है, 1000 स्क्वायर मीटर यहाँ पे करोगे, कितना है, 1000 स्क्वायर मीटर करोगे, ठीक है, 1000 स्क्वायर मीटर पे ग्रो करोगे। अगर आपसे पूछ ले क्या ये 0.1 सही है, 0.10 सही है हेक्टेयर, अगर कहते हैं तो हाँ बिल्कुल आप कहते हो सही है। अगर आप मैं इसी को कह दूं 10% सही है क्या, बिल्कुल कह दोगे हाँ 10% सही है, ठीक है। 1000 स्क्वायर मीटर में हम नर्सरी डालते हैं, समान चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, जो बेड नर्सरी होती है, यहाँ पे सीड रेट आपको 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना पड़ता है, और जो सीडलिंग होती है ट्रांसप्लांट करते हैं हम 20 से 25 दिन पर, ठीक है, 20 से 25 दिन पे हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं बेट मेथड में, और इतना आपको सीड रेट चाहिए होता है। ट्रांसप्लांटिंग जो राइस सीडलिंग है ये लगभग हम 3 से 4 लीफ स्टेज पे करते हैं, यानी कि अब यहां से जब आप प्लांट लगा के मेन फील्ड में ले जा रहे हो तो इसमें लीफ कितनी हो चाहिए, या तो 3 हो या फिर आपकी 4 लीफ हो, ये बढ़िया माना जाता है, ठीक है, ये बढ़िया माना जाता है। डन, सभी लोग लिख दो एक बार, ये जो स्लाइड है इसके मेन पॉइंट लिख दो। क्या क्या लिखना है मेन पॉइंट में, एक आपको लिखना है स्पेसिंग कितनी रखते हैं हम, 20x10, ये आपकी 20 भी हो सकती है। चलो दूसरा, हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि सीडलिंग कितनी लगाते हैं, तो 2 से 3 सीडलिंग, समझ गए। जो नर्सरी वाला प्लांट है उसको मेन फील्ड में लगाने से पहले जो आप लगाते हो उसको सीडलिंग कहोगे। प्लांट जब
मेन फील्ड में आएगा तो राइस का प्लांट हो जाएगा, डन। दूसरा आता है कि हाइब्रिड में कितनी सीड लगाओगे, 2 से 3 लगाओगे। अच्छा, जब नर्सरी की मेथड की बात कर रहे हैं हम, तो नर्सरी का जो टोटल एरिया होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, या आप कह सकते हैं 0.10% होना चाहिए, हेक्टेयर होना चाहिए, या आप कह सकते हो 10% होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां से याद रखना सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको बिल्कुल स्किप मत करना, सभी लोग थोड़ा जोश में रहो और लिखते चलो सारी चीजें। ठीक है, 5 पॉइंट उस स्लाइड से आप लोग को लिखने थे, है ना। कोई भी एग्जामिनेशन है, अगर क्रॉपिंग स्पेसिंग या फिर ऐसे कह सकते हैं नर्सरी टेक्निक से अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो 5 ही ऑप्शन देगा, और हम ट्राई यही करेंगे। फिर से बताया नहीं आया सर, फिर से बताए नहीं आया सर, नहीं आया, समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया? चलो, नहीं ये स्लाइड नहीं समझ आई। स्पेसिंग कितनी रखेंगे, प्लांट से प्लांट और रो टू रो, डोरी कितनी रखेंगे, 20x10 या 20x20 रखेंगे, डन। दूसरा हम करेंगे सीडलिंग कितनी रखेंगे। सीडलिंग क्या है, जैसे मान चलो नर्सरी में आप जो प्लांट ग्रो कर रहे हो और मेन फील्ड में आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है, मेन फील्ड में आपको यहाँ पे लगाना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, उस प्लांट को क्या कहोगे, उस समय जब ले आ रहे हो तो उसको कहोगे राइस का प्लांट है, नहीं, क्या है, कहोगे राइस की सीडलिंग है। क्या कहोगे, राइस की सीडलिंग है। क्लियर अब हुआ। नर्सरी कितना नर्सरी मान चलो आप मेन फील्ड 1 हेक्टेयर में लगाना चाह रहे हो, तो 1 हेक्टेयर में आपको जो पूरा खेत लगाने के लिए कितनी नर्सरी रिक्वायरमेंट है, कितना एरिया में आप लगाओगे। ठीक है, तो 1000 स्क्वायर मीटर में लगाओगे, या कह सकते हो 0.10 हेक्टेयर में लगाओगे, या कह सकते हो 10% एरिया में लगाओगे। ठीक है, अभी क्लियर है, हार्ड टॉप कुछ नहीं है, बस इजी है। खुद को बोलो एक बार आसान है, और फिर आप उस स्लाइड को एक बार जो पॉइंट की पॉइंट है उनको लिख लो। एक आपने यहाँ बैठे हो, ध्यान सुनते जाओगे, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार बता भी दो, जो नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो बताते चलना, और लिख दो 10% 1000 है ना, 0.10 हेक्टेयर, इस तरीके से लिखते चलो। चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारा रहेगा वैरायटी। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जरूर इन द सेंस मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और वैरायटीज आप जानते भी होंगे, जब भी हम बात करते हैं वैरायटी डेवलपमेंट की वैरायटी डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, तो किसी भी वैरायटी को सामान्यता बनाने में लगभग हमको 10 से 12 साल लग जाते हैं। कितना, 10 से 12 साल हमको लग जाते हैं किसी भी वैरायटी को बनाने में। और जब भी राइस की वैरायटी हम लोग बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है, सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती है, इनमें वैरायटी हम टाइम लगता है बनाने में, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटेड होती है इनमें हम आसानी से बना सकते हैं, इजी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इजी यहाँ पे बनाना, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या कर सकते हो, खुद से क्रॉस करा दोगे, आसानी से बन सकती है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में थोड़ा ये तरीका आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है, रीडिंग में मैम आपको करवाएंगी क्लियर, लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी राइस है, राइस की हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें जो वैरायटी डेवलपमेंट का काम होता है, ये इसमें 3, ठीक है, 3 लाइन मेथड, ठीक है, 3 लाइन मेथड अपनाते हैं, बस ज्यादा पूछना भी नहीं 3 लाइन मेथड क्या होता है, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर दूंगा आपको मैं। बस क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, बहुत सही आशीष, नमस्कार मनीषी। तो मैं आपको बता रहा था, डरा भी रहा हूं, साथ साथ धमकी भी दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछना, 3 लाइन। आपसे अगर कोई पूछता भी है, आपसे एग्जामिनर तो मोस्टली जेआरएफ एसआरएफ देंगे तभी पूछेगा, छोटे मोटे एग्जाम का ये क्वेश्चन है नहीं, कि राइस में जब भी हम हाइब्रिड्स बनाते हैं या हम वेराइटियल डेवलपमेंट का काम करते हैं, हाइब्रिड इन द सेंस, तो आप क्रॉस ए ओ बी का कराओगे तो हाइब्रिड ही बनेगी। ठीक है, जब भी आप हाइब्रिड बनाओगे, या आप कह सकते हो कि आपको वेराइटल डेवलपमेंट करना है, तो कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे, 3 लाइन सिस्टम फॉलो करते हैं राइस के केस में। ठीक है, 3 लाइन सिस्टम फॉलो करते हैं, याद रखना। अब हम बात करेंगे कुछ वेराइटीज की। तो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट वेराइटी आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी वो वेराइटीज देखने को मिलेंगी, सबसे जो पहली है TN1। TN1 का अगर कोई पूरा नाम पूछ ले तो आप बता सकते हो टाई नेटिव वन है। क्या बोलो फटाफट, क्या है, टाई नेटिव वन है। सभी लोग लिख दो 3 लाइन मेथड। ठीक है, 3 लाइन मेथड लिख दो। फिर कह रहा हूं कि सबसे पहली जो वेराइटी थी TN1 थी, TN1 का पूरा नाम क्या है, टाई नेटिव वन है। क्या है, टाई नेटिव वन नाम इसका है। ये ताइवान में 1949 में डेवलप की गई थी। कहां, ताइवान में 1949 में TN में डेवलप की गई थी, और ये फर्स्ट सेमी डॉर्फ वेराइटी राइस की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन कराया गया था। अब हो सकता है यहां पे कंफ्यूजन हो जाए, चलो बताना ही पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन। क्या, अब आप कहोगे आप इंट्रोडक्शन दो अपना, सभी लोग इंट्रोडक्शन दो, रैगिंग हो जाए थोड़ी तुम्हारी लोगों क्लास में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन। ठीक है, मान चलो समझाना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा था ना ज्यादा टाइम कर वो। ये कंट्री ए है, मान चलते हैं ए ना, और आसान करें, ये USA है, और ये इंडिया, आपके भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया है। अब यहां पे कोई वैरायटी बनाई गई, जैसे मान चलते हैं कोई X वैरायटी यहां पे बनाई गई। ठीक है, यहां पे वैरायटी कोई ग्रो करी जा रही है, अब हमें भारत में लाना है,
तो उससे पहले हम दो मेथड चीजें पढ़ते हैं, दो चीजें। एक होता है डोमेस्टिकेशन, ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो बढ़िया, नहीं तो पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आज समझ आएगा। एक होता है डोमेस्टिकेशन, एक वर्ड होता है एडॉप्टेशन। क्या होता है? एडॉप्टेशन एक वर्ड होता है। और फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर आता है वर्ड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। और फिर इसमें में दो चीज आती है, एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है आपका, प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, और फिर आपका होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। यहां से सबसे पहले हम डिस्कशन जो करेंगे वो करने वाले हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है? मान चलो यूएसए में अगर कोई वैरायटी आई या कोई प्लांट आप ग्रो कर रहे हो जो कि इंडिया में नहीं है, तो कहां से लाए होंगे? ये जंगल से लाए होंगे, या तो जंगली फॉर्म से, यानी कि जंगली फॉर्म से जब भी किसी प्लांट को हम अपने ह्यूमन डोमेस्टिकेशन में लाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन उसको उगाने लगता है, हम ग्रो करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन, ठीक है, उसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। मोगली वाला आपने खूब देखा होगा, कार्टून या मूवी देखी होगी। तो मोगली क्या था? पहले जंगल में रहा करता था, फिर वो उसको मान चलते हैं हम अपने भारत में लेके आ गए, या यूएसए वाले अपने यहां लेके आए, तो उसका क्या किया? डोमेस्टिकेशन आपने कर दिया, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही प्लांट का डोमेस्टिकेशन होता है। सबसे पहली बार डोमेस्टिकेशन होता है। डोमेस्टिकेशन आप करोगे, मान चलो आपने कोई ये मान चलते हैं कोई हम प्लांट, इसका नाम नया लेते हैं, चिंग हो नाम है, ठीक है। ऐसे तो आप कंफ्यूज करोगे, नाम कुछ अजीब लेते हैं। चिंग हो नाम का कोई प्लांट है जो कि अभी उगाया नहीं जा रहा है, यूएसए में भी नहीं उगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले, ये कहां है? वाइल्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये अमेजोन के जंगल में है। तो हम क्या करेंगे? इसको ले आएंगे यूएसए में, हम उगा के चेक करेंगे। अब जब हम इसको ला रहे हैं तो पहला प्रोसेस हमारा क्या हो गया? पहला प्रोसेस हमारा हो गया डोमेस्टिकेशन, आपने कर दिया। अब जब यूएसए की क्लाइमेट में अब जब आएगा तो यहां पे क्या है? आपको क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगी। जंगल की क्लाइमेट और है और कंट्री की क्लाइमेट कोई और है। अगर ये यहां पे आके सरवाइव कर लिया, अगर इसने क्या किया? बढ़िया ग्रो किया, अच्छे से ये ग्रो किया, तब इसको क्या कहोगे? तब इसको कहोगे एडॉप्टेशन। क्या कहोगे? इसको एडॉप्टेशन। और एडॉप्टेशन में बेसिकली वो एडॉप्टेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है। एडॉप्टेशन क्या है? बहुत बड़ा वर्ड है। इसको कहोगे एक्लेमेटाइजेशन। क्या कहोगे? एक्लेमेटाइजेशन। क्या कहोगे? एक्लेमेटाइजेशन इसको कह दोगे। क्या हुआ इसका? एक्लेमेटाइजेशन हो गया, इसने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को सर्वाइव कर लिया। अब अच्छे से चिंग हो नाम का जो प्लांट है ये मस्त ग्रो किया जा रहा है यूएसए में, और चिंग हो से जो भी आप खाना चाहो वो बना सकते हो, जो भी आपको मन है वो बना सकते हो। तो बहुत अच्छा प्लांट है। तो हम क्या करेंगे? इसको इंडिया में लेके आएंगे, ठीक है, इंडिया में लेके आएंगे, हम अपने भारत में इसको लेके आएंगे। तो अब क्या है? यहां पे ग्रो किया जा रहा है, यहां पे ग्रो किया जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन दो प्रकार से हमको देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन में क्या देखने को मिलता है? एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, एक कौन सा है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? सेम चिंग हो को यहां पे लेके आए, कुछ भी हमने इसमें चेंजेस नहीं किए, कोई हमने बदलाव नहीं किया, सेम इसको हम यहां पे ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं, ऐसे ही हम ग्रो कर रहे हैं। तो क्या है? ये हमारा प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। चलो, मान चलते हैं ये भारत में ले आए, हमने क्या किया? चिंग हो से हम भारत में जो भी चीजें खाई जाती हैं बना सकते हैं। तो मान चलो अगर हमने इसके जीन में चेंज किया, इसके क्या किया? हमने जीन चेंज कर दिए, इसके जीन चेंज कर दिए, और इसमें बहुत सारे हमने चेंजेस कर दिए, तब आप इसका इंट्रोडक्शन करा, तब आप लेके आ रहे हो, यानी कि यहां से लेके आ रहे हो और इसमें आपने चेंजेस कराए, तो आपका वो कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। टेक्स्टमती के बारे में बताया, टेक्स्टमती के बारे में बताओ। सही है, क्लियर हो गया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा एक तो एक टॉपिक ही है, लेकिन मैंने आपको समराइज करके आपको आसानी से याद हो जाए वो मैंने समझा दिया। चलो बताओ, डोमेस्टिकेशन, एक्लेमेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन। हाँ, बहुत सही है। देखो, जब एसिमिलेशन और एक्लेमेटाइजेशन, डोमेस्टिकेशन, एक इसमें और भी वर्ड होता है। ये प्रोसेस तो अगर मैं सीधे आपको बताऊं तो एक तो होता है आपका पहले, सबसे पहले होता है डोमेस्टिकेशन। क्या होता है? डोमेस्टिकेशन होता है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन के बाद में क्या होता है? एडॉप्टेशन होता है, ठीक है, एडॉप्टेशन होता है। एडॉप्टेशन के बाद में क्या होता है? एक्लेमेटाइजेशन होता है, एक्लेमेटाइजेशन होता है, ठीक है, एक्लेमेटाइजेशन। और एक्लेमेटाइजेशन के बाद में आपका इंट्रोडक्शन आता है। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, ये सारा लेवल का हो जाएगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ लेना क्या है सारी चीजें। अब यहां आते हैं, हम डिस्कशन कर रहे थे अराउंड द कि फर्स्ट हमारी जो वैरायटी थी, अच्छा, इसको इंट्रोडक्शन कराया गया। अभी तो क्लियर है, अभी क्लियर है आपका इंट्रोडक्शन। अगर यहां पे वर्ड यूज किया गया तो अब तो समझ गए कि इंट्रोडक्शन इसका कराया गया था 1964 में बाय द जीबी चालम। जो जीबी चालम नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन कराया था 1964 में, ठीक है। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी थी राइस की इंडिया में, याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बताओ विच वन इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन?
TN1 यानी कि टाइचुनेटिव 1, ठीक है, डन। दूसरा आता है हमारा IR8। IR8 ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है। बेसिकली अगर हम बात करें तो राइस में जब डेवलपमेंट बात हो रही थी, वैरायटी डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो एक साइंटिस्ट थे उस समय, हेनरी एम बीचल, ठीक है, हेनरी एम बीचल नाम के साइंटिस्ट थे। IRRI में, फिलीपींस मनीला में पड़ता है। 1964 में इन्होंने डीजी हुजी और पेटा को आपस में क्रॉस करा दिया। किसको? डीजी हुजी और पेटा को आपस में क्रॉस करा के इन्होंने IR8 बनाया। ये इतना ज्यादा यील्ड दिया, इतनी ज्यादा इसने यील्ड दी कि सारे रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिए। तो हम लोग इसको कह रहे थे, या बर्ड में सभी लोग इसको कह रहे थे, दिस इज द मराइकल रॉयस ऑफ द बर्ड। मराइकल यानी कि जादुई धान है, कहां का? विश्व का ये जादुई धान है, ठीक है। चलिए, ये आपको फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी देखने को मिली, ये तो पता ही है, जब ज्यादा यील्ड देगा तो सबसे फर्स्ट आपके हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी देखने को मिल जाएगी राइस की, ठीक है। अच्छा, पता है आप लोगों को इतनी ज्यादा क्लासेस हो गई हैं कि मेरा ये जो नहीं अपनी स्किन टच रहती है अपने जबड़े से, तो वो हट ऐसी गई है, तो दर्द भी हो रहा है और कहीं ना कहीं उसी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है क्लास में। चलो ठीक है, तो यानी कि ये कैसी है? फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटी देखने को मिल रही है राइस की। फोटो इनसेंसिटिव है, ये तो आपके लॉजिक होने चाहिए कि अगर कोई वैरायटी हाई यील्डिंग है तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स पाए जाने चाहिए। अगर फोटो सेंसिटिव है तो हर एक जगह उसको ग्रो नहीं कर पाओगे ना भाई। जब मान चलो कोई आदमी सेंसिटिव है तो वो उस दुनिया में सर्वाइव वो नहीं कर पाएगा। और जो इनसेंसिटिव है, जिसको कहते नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मेरे वाले में टाट है, तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। तो वही सेम आपको वैरायटी के केस में देखने को मिलता है। अच्छा, इट इज सेकंड इंट्रोडक्शन वैरायटी इन इंडिया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमने किसका कराया था? वो हमने TN1 का कराया था। सेकंड किसका कराया? हमने IR8 का कराया, जो कब कराया? 1966 में कराया था, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी IR36। IR36 जो वैरायटी है, GS खुश, नाम सुने होंगे खूब इनका, अभी बताऊंगा इनके बारे में। GS खुश ने इसको डेवलप किया था IRRI फिलीपींस मनीला में, और ये सेमी डॉर्फ वैरायटी थी। कैसी थी? ये आपको सेमी डॉर्फ वैरायटी देखने को मिल जाएगी, जो कि रेजिस्टेंट है मल्टीपल डिजीज के लिए। किसमें? बहुत सारी मल्टीपल डिजीज के लिए रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलती है, यानी कि मल्टी लाइन वैरायटी देखने को मिल सकती है। हंस रहे हो तुम लोग? समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हंस रहे हो, मजे ले रहे हो? चलो, यहां ये हो गया आपका, ये वाली स्लाइड हो गई। फिर आती है एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी, जो कि आपकी जया, ठीक है, जया। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी फक्र बनता है, ठीक है, गर्व है हमारे साइंटिस्ट पे हमको। डॉक्टर शास्त्री जी ने इसको CRRI में, कटक उड़ीसा में जो कि पड़ता है, सेंट्रलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में पड़ता है, 1968 में इसको बनाया था। कब बनाया था? 1968 में बनाया था। और क्रॉस किसका कराया था? क्रॉस किसका कराया था? TN1 का और T141 का कराया था, ठीक है। ये बाद में भी उल्टा भी क्रॉस हो जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो तुम लोग जानते ही होगे कि सबसे पहले फीमेल होती है और फिर मेल होता है। क्रॉस जब भी होता है तो सबसे पहले फीमेल होती है, फिर मेल होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा ये जो जया थी, ये फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी देखने को मिल रही है सेमी डॉर्फ नेचर की, जो की थी इंडिया में, ठीक है। और इसने बेटर प्रोडक्शन दिया IR8 से, ठीक है। IR8 हम क्या कर रहे थे? इसको बर्ड की मिराइकल राइस, लेकिन हमने कहा कि आप बना सकते हो तो हम भी बना सकते हैं, है ना। आप कर सकते हो क्रैक तो हम भी कर सकते हैं। आप लोग बताए, कहो अपने सीनियर्स को, आप क्रैक कर सकते हो, हम भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये IR जो हमने 8 वैरायटी बनाई थी, वो उसको हम मिराइकल राइस कहां कर रहे थे? वर्ल्ड में। लेकिन इसने इंडिया में इतना ज्यादा प्रोडक्शन दिया कि उसके सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए, और तब हमने इसको बोला कि दिस इज मिराइकल राइस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम क्या बोले? कि मिराइकल राइस ऑफ इंडिया है। ध्यान से सारी चीजें पढ़ते चलना, ठीक है। अभी तक हमारी 3 वैरायटीज हमने डिस्कस कर ली। कौन सी? पहली बोलो, TN1 कौन सी है? टाइचुनेटिव 1। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी? IR8। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी? ये IR36, ठीक है। ये आपकी मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो जया है। जया के बारे में आप फिर से लिखो, फटाफट 4 पॉइंट लिखो इनके बारे में, लिखो। बोलो, सृष्टि, सूरज, आशीष, मजे ले रहे हो? लिखो भी फटाफट, ठीक है। देन आती है आपकी अगली वैरायटी, जो कि पद्मा है, ठीक है। कौन सी है? पद्मा है। पद्मा ये रिवर्स क्रॉस है किसका? जया का। जया का जो हमने क्रॉस कराया है वो उसका रिवर्स क्रॉस हो गया। अब रिवर्स क्रॉस क्या हो गया? T141 पहले आएगी, TN1 बाद में आ जाएगी, ठीक है। जो कि T141 और TN1 के थ्रू डेवलप की गई, इजी है, वही बताया गया, रिवर्स क्रॉस है, ठीक है। फिर आती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी रत्ना, और ये आपकी TKM6 और IR8 का आपस में क्रॉस करा के बनाया गया था। TKM6 ये ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट आपको वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो TKM6 है ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। इतना हो गया।
चलो फिर कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटी, क्योंकि हमारी जो क्रॉप ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप हमें देखने को मिलती है, सबसे मेजर क्रॉप है, तो वैरायटी हमको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। 5 तो याद हो गई, बताओ 5 याद हो गई, ये वाली वैरायटी याद हुई कि नहीं? पहली बोलो, पहली बोलो, फटाफट बोलो बोलो, चुपचाप बैठे हो, मस्त खा रहे होंगे घर में बैठ के कुछ ना कुछ। हाँ? लिखना है भाई, लिखना। कैसी है पहली, पहली कौन सी वैरायटी है? TN1 जिसको हम बोल रहे हैं टाइचुनेटिव 1। दूसरी कौन सी है? IR8। IR8 के बारे में हम पढ़ लिया। फिर कौन सी हमारी थी अगली? IR36 मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी थी। ठीक है, मल्टी डिजीज के बाद में फिर हमने कौन कौन सी पढ़ी? हमने अपने यहाँ बनाई, कौन सी बनाई हमने? जया बनाई। ठीक है, जया के बाद में हमने कौन सा बनाया? हमने पद्मा बनाया। ठीक है, पद्मा को बनाया। पद्मा का जब रिवर्स क्रॉस हो गया, यानी कि जब जया हमने यहाँ पे पद्मा जो हाँ पद्मा जब हम बना रहे थे, यानी कि जो पद्मा जो वैरायटी हमने बनाई, ये रिवर्स क्रॉस किसका थी? T141 और TN1 का ये रिवर्स क्रॉस था। रत्ना जानते हैं हम लोग TKM6 और IR8 का क्रॉस करके हमने बनाया। ठीक है, याद हो गया सभी को? हाँ, चारों नहीं, जितनी लिखी है सबको लिखो, एक जया मत लिखो, है ना, लड़के ज्यादा जया ले दी है। सभी लोग लिखो, सभी वैरायटीज का लिख दो एक बार नाम, ठीक है, याद हो जाएगी आपको। इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे दी है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में 1-2 वैरायटी बनाई गई है जो कि बायो फोर्टिफाइड राइस की है। ठीक है, CR धान 310 हो गया, बताऊंगा अभी, सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, उनको याद रखना, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आपको हो सकती है पूछ दी जाए। अच्छा, बात करेंगे हम लोग फर्स्ट हाइब्रिड की, तो डेवलप ये चाइना में किया गया। हाइब्रिड की जब भी बात करोगे तो चाइना में सबसे पहले हाइब्रिड डेवलप किया गया था। और कब किया गया था? 1974 में किया गया था। एक साइंटिस्ट थे इनके, प्रोफेसर युंग लॉन्ग पिंग, युंग लॉन्ग पिंग, ये ठीक है, युंग लॉन्ग पिंग जो थे इन्होंने बनाया है, और फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इनको हम कह देते हैं। चलो कोई नहीं, साइंटिस्ट वो भी हैं लेकिन कंट्री सही नहीं है। ठीक है, चलो, तो उन्होंने चाइना में इसको बनाया है, युवान लॉन्ग पिंग ने, और 1974 में इन्होंने हाइब्रिड डेवलप किया था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें भारत की, तो पूसा बासमती 1 जो है, ये हमारे प्रख्यात सुविख्यात हमारे संस्थान जो कि IRI में डेवलप किया गया था इन द ईयर ऑफ 1989 में। ठीक है, फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी डॉर वैरायटी बासमती राइस की देखने को मिलती है, आपको शायद स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है दूसरा पॉइंट, बासमती राइस 1। ठीक है, IRI के द्वारा डेवलप किया गया 1989 में, और ये कैसा था? फर्स्ट हाई यील्ड सेमी डॉर्फ बासमती राइस है। ठीक है, बासमती राइस है। फिर आता है पूसा बासमती 1979 और 1985, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट। ठीक है, हर्बिसाइड के लिए टॉलरेंट था। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बताओ सबसे ज्यादा हर्बिसाइड किस क्रॉप में आप लोग डालते हो? बता सकता है कोई? सबसे ज्यादा हर्बिसाइड किस क्रॉप में आप डालते हो, बताओ जरा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 वैरायटी देख लेना, 1979 और 1985, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी आपको देखने को मिल रही है, जो कि नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड है, इनके जेनेटिक को हमने मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, और म्यूटेंट यहाँ पे हमने ALS जीन का प्रयोग किया था, याद रखना। ठीक है, जो हमने यहाँ पे जीन का प्रयोग किया था, बेसिकली जब भी हम कोई म्यूटेशन से रिलेटेड वैरायटी बनाते हैं तो उसमें हम म्यूटाजन का प्रयोग करते हैं। म्यूटाजन एक हो सकता है कि नेचुरल हो, एक हो सकता है कि यहाँ पे कि आर्टिफिशियल हो, हमने खुद दिया हो, जैसे एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, बाई रेज हो गई, है ना। और इसके अलावा हम बात करें ब्रोमाइड मस्टर्ड से एक्सरे करके उसको म्यूटाजन कराते, वो सारी चीज़ याद नहीं रखना। राइस में ही डलता है, नहीं राइस में नहीं, कॉटन में डलता है अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो, पूसा बासमती 1121, ये आपकी एक्स्ट्रा लॉन्ग गिर इसके हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला चार्ट ये इस तरीके से एक्स्ट्रा लॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। कैसा, कौन सी वैरायटी है एक्स्ट्रा लॉन्ग, इसके आपको ग्रेन देखने को मिल रहा है, तो वो वैरायटी आपको देखने को कौन सी मिल रही है? वो है आपकी पूसा बासमती 1121 आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो, इस तरीके से। फिर आती है एक अम्बे मोहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये आपको हो सकता है पसंद भी आ जाए। इसमें मैंगो लाइक अरोमा आती है। ठीक है, मैंगो में अरोमा आती है, खुशबू आती है मैंगो में, उसके तरीके की अरोमा इसमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी है PR10, इसको याद रख लेना इस स्लाइड से, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी फॉर, इसको तो याद करना है आपको। फर्स्ट हाइब्रिड देखने को मिल रही है जो कि कैसी एरोमेटिक बासमती राइस आपको देखने को मिल रहा है, एरोमेटिक बासमती राइस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अम्बे मोहर बढ़िया है, आपको पसंद आ सकती है। और एक क्वेश्चन बताओ, भूमिका पुरी, आवर न्यू स्टूडेंट, आर यू न्यू स्टूडेंट्स, या हमारे क्लास में पहले से हो, छुपे रुस्तम वाले स्टूडेंट हो आप? बताओ। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि एरोमा जो राइस में हम लोग पढ़ रहे हैं, कल वाले जो क्लास लिए थे, बताओ फटाफट लिख दो, है ना, एक फटाफट बताओ। PR10, हाँ सही है सृष्टि, PR10 कैसी है हमारी? कैसी है? फर्स्ट, कैसी है? फर्स्ट हाइब्रिड
एरोमेटिक राइस है। कैसा है? फर्स्ट हाइब्रिड एरोमेटिक राइस है। ये पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, यूपी कैडेट पीजी, एक यूपी में एग्जाम होता है, आप अगर यूपी के होंगे जानते होंगे। ठीक है, चलो यहां से आपको याद करनी थी वो बता दिया। फिर आती है कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, इंडिया में बात करें, हमने सेकंड हम कंट्री आते हैं जो हमने हाइब्रिड डेवलप किया था। और हाइब्रिड हमने जब डेवलप किया था, हाइब्रिड राइस जो सबसे हमारा स्टार्ट किया था हमने MGR1 से, ठीक है, जिसको CORHM1 भी कह रहे थे। ये तमिलनाडु यूनिवर्सिटी द्वारा 1954 में बनाया गया। अच्छा, TNU के द्वारा बहुत सारी वैरायटीज हर साल तो मतलब नहीं कह सकते क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। अभी एक जीन ब्रीडिंग मेथड 3.0 आ गया है, तो इसके थ्रू 6 साल जिस वैरायटी को बनाने में लग रहे हैं, 6 साल 5 साल लग रहे हैं वैरायटी को बनाने में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा PRS1 ये भी बनाई गई, PRS6 ये भी बनाई गई IRA द्वारा, और प्रोफेसर EA सिद्दीकी थे। अब आप लोग ये मत कहना कि सर बहुत ज्यादा डिटेल हो जा रहा है। डिटेल हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। इनको मिस्टर राइस कहते हैं। किनको? EM सिद्दीकी को। इनकी एक बुक भी है राइस से रिलेटेड। ठीक है, EM सिद्दीकी को मिस्टर राइस ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हाइब्रिड राइस को डेवलप करने के लिए, और इन्होंने बहुत सारी वैरायटी डेवलप की। जैसे कि हम बात करें इंडिया में वैरायटी जो डेवलप की, पूसा बासमती 1 है, पूसा 2-21 है, पूसा 169 है, इसके अलावा पूसा 202 है, और अदर इंपॉर्टेंट वैरायटी में अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा APRS1 हो गई, KRS1 हो गई, और CORS2 हो गई। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी आपको देखने को मिले। पेन बदल दें? अच्छा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, हाइलाइटर ले लें। रुको, टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हैं। ले, दिख रहा है? बताओ, ऐसे करें? ये सही लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, नोरिन 8 और 18, सीता पंकज, ये वैरायटी सूटेबल है वाटर लॉक कंडीशन के लिए। ठीक है, जो वाटर लॉक्ड एरिया होते हैं वहां के लिए सूटेबल वैरायटीज हैं। साबरमती, गरिमा, राजेश्वरी, हेमा, स्वर्णा IR64 और BPT 5204, इसको हम सांभा मसूरी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सांभा मसूरी। और एक आपकी काला नमक है। ठीक है, सांभा मसूरी और काला नमक, ये यूपी रीजन में बेसिकली बहुत ज्यादा ग्रो किया जा रहा है, बहुत फेमस भी यही हो गई है। ठीक है, चलिए फिर स्पेशल वैरायटी की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है DRR धान 45। ठीक है, ये इसमें लाइन यूज करी गई है, और ये आपकी फर्स्ट राइस की कौन सी है? जिंक रिच बायो फोर्टिफाइड आपकी राइस वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा म्यूटेंट में आपकी जगन्नाथ आ जाएगी, प्रभावती आ जाएगी, और सत्तारी आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, डन। इतना याद कर लोगे? एक बार याद करवाएं सबको, बताओ, याद कराया जाए आपको? चलो तैयार हो, याद करें। सबसे पहले इस स्लाइड में आंख बंद कर लो। ठीक है, सबसे पहले आंख बंद कर लोगे, देखोगे क्या? ठीक है, क्या कर, हाँ कुछ देखना ही नहीं, आंख बंद करो। सबसे पहले बोलो कि मिस्टर राइस ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? सर EM सिद्दीकी को कहते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हाइब्रिड डेवलप किया गया था, ये किसके द्वारा डेवलप किया था? चाइना के द्वारा डेवलप किया गया था। इंडिया में जो डेवलप किया गया था वो कौन सा था? MGR1 था, जिसको हम CORH1 भी कह रहे थे। कब डेवलप किया था? 1994 में TNU के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वाटर लॉक्ड कंडीशन में कौन सी वैरायटी आप ग्रो करोगे, तो सीता ग्रो करोगे, नोरिम 8 करोगे, नोरिम 18 करोगे। ये कहाँ के लिए है? वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए। और मैं पूछूं आपसे, अच्छा और कुछ वैरायटीज बता दो जो कि स्पेशल फीचर रखती हैं, तो आप कहोगे सांबा मशहूरी है, काला नमक राइस हो गई, ये है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं म्यूटेंट वैरायटी बता दो, तो कहोगे सत्तारी है, जगन्नाथ है, प्रभावती है। ठीक है, ये बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं आपसे पूछ लूं कि DRR धान 45 जो है ये कैसी वैरायटी है, तो आप बता देना कौन सी वैरायटी है। ये फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड जिंक रिच वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, डन। हर्बिसाइड वीड को खत्म करते हैं। फंगीसाइड और फंगल डिजीज में क्रॉप में इंसेक्टिसाइड फॉर इंसेक्ट था। मेधा ने बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी दी है, लेकिन मेरा जो मीटर है, कैप्चर मीटर, ये इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हर्बिसाइड बीड को खत्म करते हैं। फंगिसाइड फॉर फंगल डिजीज एंड क्रॉप, एंड इंसेक्टिसाइड फॉर इंसेक्ट था। ले, ये भी बता दिया हमने क्या? चलो सही है, देखते हैं नई इंफॉर्मेशन कहाँ बताई हमने। कुछ और बताना चाह रहे हो ऑफिसर्स, या टीचर को कंफ्यूज कर रहे हो? आगे बढ़ो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि आपको स्ट्रेस टॉलरेंट देखने को मिलती है। स्ट्रेस की बात करोगे, स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा होती है ना, लेकिन प्लांट के केस में स्ट्रेस देखने को मिलती है। स्ट्रेस की जब भी आप बात करो, दो प्रकार से स्ट्रेस देखने को मिलती है। एक तो आपकी
एक तो आपकी इन्वायरमेंट के द्वारा स्ट्रेस देखने को मिलती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कह सकते हो, क्लाइमेटिक स्ट्रेस कह सकते हो, इन्वायरमेंट कह दो ज्यादा अच्छा है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इसमें क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और पानी कम, ड्रॉट हो जाएगा, ड्रॉट पानी की कमी, ठीक है, स्ट्रेस, बहुत सारी कंडीशन होती है। एक स्ट्रेस होती है वो आप क्रिएट करते हो, ठीक है, आप मतलब आर्टिफिशियल फॉर्म से क्रिएट करते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल फॉर्म से क्रिएट करते हो। ये आपके बहुत सारे बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डन। चलो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कि वैरायटी है आपको याद करनी पड़ेगी, कौन कौन सी है। जैसे कि हम लोग बात करें पूसा बासमती 1509, ये आपको ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ अर्ली मैच्योरिटी है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्वांगी धान, ये ड्रॉट टॉलरेंस आपको देखने को मिल रहा है। स्वर्णा सबन सीआर धान 81, इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट CSR 36 साल्ट टॉलरेंट आपको देखने को मिल रही है। जो साल्ट टॉलरेंट वैरायटी है, ये मोस्टली आपको जहां पे सॉल्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसके लिए लगा सकते हो। जलमग्न वाटर लॉक कंडीशन के लिए है। अच्छा, हिमालय, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कोल्ड टेम्परेट जो रीजन है वहां पे लगा सकते हो, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। फाल्गुना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी फाल्गुना, ये आपकी आयरन जो एफी टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, एफी टॉक्सिसिटी को हम ब्राउनिंग कहीं ना कहीं कह देते हैं, और इसके लिए टॉलरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है। किसके लिए? आयरन टॉक्सिसिटी। एक होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, डिफिशियंसी होगी तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, सिम्टम्स शो करते हैं। और जब टॉक्सिसिटी होती है तब भी सिम्टम्स शो करते हैं, है ना, ज्यादा खिला तो तब भी रो रहे हैं, कम खिलाओ तब भी रो रहे हैं, प्लांट तो बेचारे रोते ही रहते हैं। अच्छा, किसी से पूछा, किसी से पूछा, ओके, डन डन, बढ़िया बढ़िया, सही है, अच्छी बात है। जो कोई पूछे आपको अगर पता है तो बढ़िया है, अपने दोस्तों की हेल्प करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखावहेत्, है ना। पूरा विश्व हमारा परिवार है ना, और आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हो। इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ध्यान दे दो इधर, ठीक है। साल्ट टॉलरेंट वैरायटी CSR धान 36 है, और शिवांगी धान ड्रॉट टॉलरेंट है, और आपकी पूसा बासमती 1509 ड्रॉट टॉलरेंट है, अर्ली मैच्योरिटी है, ठीक है। हिमालय है, ये आपकी कैसी है, कोल्ड, हिमालय मतलब ठंड होगा, कहीं ना कहीं हिमालय से रिलेटेड करती है। कोल्ड टॉलरेंट है, हाई हिमालय मतलब हिमालय पे भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो, फिर आती है फाल्गुना, जो कि आयरन टॉक्सिसिटी ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल वैरायटी है। जल्दी बताओ, याद हो गया? चलो आगे बढ़ो। और इंपॉर्टेंट वैरायटीज, अब कहोगे कितना वैरायटीज सर याद करेंगे, चलो कर लो थोड़ा और, एक दो स्लाइड देख लो। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर द्वारा, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि जैसे कि आप क्या हो, पब्लिक हो, आप अगर कोई वैरायटी बना दो तो आपके जैसे लोगों ने सबसे पहली जो वैरायटी बनाई पब्लिक सेक्टर के द्वारा, जो वैरायटी बनाई गई, इसका नाम है PHB 71, ठीक है। फर्स्ट, सुपर राइस, अगर की हम वैरायटी बात करें, देखो सुपर राइस, ठीक है, सुपर राइस, ये लूनी श्री आपको देखने को मिलती है। ये कैसी है, साल टॉलरेंट वैरायटी देखने को मिल रही है। फर्स्ट, अगर हम म्यूटेंट की बात करें, म्यूटेशन उत्परिवर्तन की बात करें, तो जगन्नाथ जो वैरायटी है, ठीक है, ओडिशा द्वारा ये बनाई गई थी, ओडिशा में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट सीडलिंग करनी है हमको, नहीं नर्सरी लगवानी है हमको, नहीं ट्रांसप्लांटिंग करनी है, हम सीधे बुआई करेंगे, हम कहेंगे ठीक है ले जाओ, कौन सी लगा दो, एक आप काम करो, एक बाला लगा दो, बाला, ठीक है, बाला लगा दो, और आप कावेरी लगा दो, और आप नगीना लगा दो, पूसा डस्ट 212 लगा दो। ये IRI के द्वारा डेवलप की गई है, IARI के द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है। चलो, इसके अलावा मैं कहूं आपको एक वैरायटी है BLB, ठीक है, BLV, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यानी कि अरे BLB थोड़ी ना है, एक BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसके लिए एक टॉलरेंट वैरायटी देखने को मिलती है, मैंने बताया भी था आपको, सेकंड स्लाइड पे TKM6 आपको वैरायटी देखने को मिल रही है, ठीक है। कौन सी वैरायटी है, TKM6 देखने को मिल रही है, दिख भी रहा है, TKM6 आपको देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आपकी फर्स्ट प्रोटीन राइस वैरायटी, जो कि CR धान बताया अभी मैंने आपको, ये कौन सी है आपको, CRR धान 310, ये देखने को मिल रही है। कैसी है, फर्स्ट प्रोटीन रिच वैरायटी। प्रोटीन रिच अपने आप हो गई क्या, नहीं, बायोफोर्टिफिकेशन किया गया, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, मान चलो कोई प्लांट है, राइस का ही प्लांट मान चलते हैं, इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन कम है, कितना है हमें पता है, 6 से 7% है। हम मान लेते हैं कि हमें इस प्रोटीन को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करवा देंगे ऐसे प्लांट के साथ जिसमें प्रोटीन पहले से ज्यादा है, या कोई ऐसी स्पीसीज हो सकती है राइस की जिसमें प्रोटीन पहले से ज्यादा है, तो उसको क्रॉस करा के इसमें क्या है, प्रोटीन कंटेंट को हम बढ़ा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कर रहे हो आप, बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हो। सर ओ मित रहा है, क्या हो गया, ठीक है। सुपर राइस, गुरुदेव सिंह खुद सही लिखे हो। एरोबिक राइस की अगर आप बात करोगे तो पूसा हाइब्रिड 10 हो गई, और पूसा
सुगंध हो गई, पूसा सुगंध 5 हो गई। ठीक है, याद कर लेना, जितनी इंपॉर्टेंट है उनको तो आप याद ही कर लेना। हो गया, डन, आगे बढ़े। चलो, पब्लिक सेक्टर वाली आपकी हो गई, 2 बार आ गया था क्या? अच्छा ठीक है, अब बात करेंगे हम सोइंग पे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपका सॉल्ट टोरेंट हो गया, और एक पूछता है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसमें लगता है। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर रेजिस्टेंट, उसके लिए वैरायटी अरुणा और चंदना है इसकी। ठीक है, और अगर देखूं तो आपकी डीप वाटर कंडीशन है, तो फिर आप वहां पे पंकज और जगन्नाथ लगा सकते हो। ठीक है, डॉट टॉलरेंट की बात करूं तो गोविंद और साबरी लगा सकते हो। ठीक है, और तो इंपॉर्टेंट वैरायटी है नहीं। फाल्गुना है, बता दिया आपको, एफिटॉक्सिटी वैरायटी की देखने को मिलती है। ठीक है, डन हो गया। हीरा, एक इसकी वैरायटी आप लोग याद रखना, हीरा वैरायटी है। ठीक है, कौन सी वैरायटी है? हीरा। इसमें लगभग 11% प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? लगभग 11% प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? ज्यादा डार्क हो रहा है, अरे बाप रे, मिटा दूं? लो, मैंने तो हाईलाइट किया था, आपकी हेल्प की थी, वो ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। हेल्प में भी समस्या आ जाती है कभी कभी। अब बात करेंगे हम लोग सोइंग। ठीक है, राइस की सोइंग आप कर रहे हो, तो सोइंग के कौन कौन से ऐसे मेथड है? मेथड तो आपको पहले बता दिया, ट्रांसप्लांटिंग आप करोगे। ठीक है, वही सारे मेथड आपके देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे हम बात करेंगे, अगर हम राइस को ग्रो करते हैं तो आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इसको ग्रो करना चाहिए। आप कहोगे क्यों? ये आप कहेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से डायरेक्शन होती हैं। तो जब भी आप राइस को ग्रो करो, तो आपको क्या है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको नॉर्थ और साउथ, यानी कि ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपको साउथ हो गया, इस तरीके से आपको ग्रो करना चाहिए। नॉर्थ साउथ के आपको ग्रो करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि हमेशा जो हवाएं चलती हैं वो कुछ इसी डायरेक्शन में चलती हैं। तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, आपको रो क्रॉप और अलाउ करेगा मोर यूनिफॉर्म सनलाइट, सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाए। ठीक है, और साथ साथ थ्रू आउट द डे, पूरे दिन इसको हवा भी पास होती रहे अच्छे से, और साथ साथ क्या है, यहाँ पे उसकी सनलाइट की डायरेक्शन है। ठीक है, सनलाइट की डायरेक्शन है। एक आपने अगर पढ़ा होगा तो एक अल्वेडो होता है, अल्वेडो नाम, अल्वेडो, अल्वेडो, अल्वेडो का मतलब होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है। मान चलो ये सन है, यहां से लाइट आई और ये पृथ्वी से टकरा के ये वापस चली गई, तो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है इसी को हम कहते हैं क्या? एल्वेडो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग लाइट जो होती है उसी को हम एल्वेडो कहते हैं। जो ब्लैक बॉडी होती है, जैसे मान लो अभी मैं ब्लैक कपड़ा पहना हूं और मैं धूप में बाहर निकल जाऊं तो मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। अगर यहीं पे आशीष ने व्हाइट कपड़ा पहन के रखा है तो व्हाइट इनको गर्मी कम लगेगी मेरी अपेक्षा। चूंकि क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी होती है, जिनमें मतलब ब्लैक बॉडी तो मेरी नहीं ना, कपड़ा हूं ब्लैक पहन रखा हूं, जो ब्लैक बॉडी होती है बहुत सारी, यहां पे आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, ये लाइट को ज्यादा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, लाइट को ज्यादा एब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वही आपका रिफ्लेक्टिंग लाइट है। लाइट का मतलब यही यहाँ पे सिंपल है कि सनलाइट ज्यादा अच्छे से मिलेगी तो क्या है, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो ग्रेन अच्छा डेवलपमेंट होगा। यही आपका कोरिलेशन है। पूछा जाए कि नॉर्थ साउथ में आपको इसको लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ग्रोइंग सीजन अस अमन बोरो है। अस अमन बोरो आपको 2-3 इसके सीजन देखने को मिलते हैं। अस और अमन की यहां पे हम डिस्कस करें, अगर सिर्फ अस और अमन यहां पे जो देखने को मिल रहा है, ये आपके खरीफ राइस हैं। लगभग 87% इंडिया में हम इन्हीं को ग्रो करते हैं। ठीक है, अस और अमन को ही हम ग्रो करते हैं। जो बोरो राइस हो गया, ये इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, साउथ एशिया और पार्टिकुलरली इंडिया की बात करो तो आपको 3 तरीके से ये देखने को मिल जाएगा। 3 टाइप का मेजरली आपको राइस ग्रो करता नजर आता है। 3 तरीके से आपको धान देखने को मिलता है। मेनली अमन, ये आपका अमन का मतलब होता है पीस, शांति। ठीक है, ये राइस है और लगभग 84% एरिया में ये ग्रो किया जाता है। टोटल अगर बात करें अमन और अस दोनों मिलके, तो ये आपको 87% तक एरिया में ग्रो करते समझ आते हैं। ठीक है, देखने को मिलता है। चलो, इसको हमें याद करना है, कैसे याद करेंगे वो सारी चीजें हम समझ लेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ। एक अस अमन, ठीक है, अस अमन 87 नहीं 95% याद रखना। ठीक है, 87 नहीं, यहाँ पे 95 कर लो इसको, 95, क्योंकि ये 84 तो सिर्फ यही है, 95% एरिया में। ठीक है, 95% एरिया में दोनों ग्रो किए जाते हैं। और अस का मतलब होता है प्री, अमन, ये आपका अस जो है ये आपका अमन तो आपका अरेबिक वर्ड है। ठीक है, अरेबिक वर्ड है, और ये आपका अस हो गया, ये इसका मतलब प्री होता है। ठीक है, प्री होता है, ये बंगाली वर्ड है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको यहीं तक याद रखना है। चलो, इसको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। बताओ, याद सारी चीजें
परफेक्ट वे में चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं देखने को मिल रही? बताओ। आशीष, सूरज, मेधा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। मोरल डाउन हो गया बेचारे लोगों को देख के। बताओ। डॉर्फ, क्वेश्चन है WARF, डॉर्फनेस इन राइस इज ड्यू टू, लिखना फटाफट, ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन है TN1, बी ऑप्शन दे देता हूं D, G, वू, जीन, ठीक है। सी ऑप्शन दे देता हूं B एंड C, बोथ। सी तो आए नहीं अभी, A और B बोथ, ठीक है। और डी देता हूं आपको IR8। चलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? चलिए फटाफट आंसर करिए, बोर हो गए होंगे थोड़ा थोड़ा आप। करो, आंसर क्या है? डॉर्फनेस अगर राइस में आ रही है तो किसके द्वारा आएगी? सर वैरायटी ज्यादा ही हुई। अच्छा, वैरायटी ज्यादा हो गई, सही बात है, इसमें वैरायटी तो बहुत है। पता है मेरे मास्टर सर थे, मास्टर सर है क्या प्रश्न कर रहा हूँ, मास्टर सर, हाँ मेरे मास्टर साहब जो थे, वो जब पहली क्लास लिए और उन्होंने जब उन्होंने वीट पढ़ाया, तो पहले तो उन्होंने वीट पढ़ाया और फिर वो आ गए अपने नॉलेज को दिखाने के बच्चों को। बहुत बड़ा हमारे कॉलेज का बोर्ड हुआ करता था, यहाँ से लेके इतना बहुत ज्यादा बड़ा बोर्ड हुआ करता था और चौक से सब लिखा करते थे, ठीक है। 11th की बात है, मैं ज्यादा पुराना नहीं हूँ, 1960 वाला, ठीक है, 11th के। तो उन्होंने पूरा बोर्ड भर दिया, उधर से शुरुआत की लिखना, पीछे से पूरा बोर्ड भर दिया, सब वेराइटीज, सब वेराइटी गेहूं की थी। हम लोग आशाचकित रह गए कि अरे इन्हें इतना याद है, हमसे 4 वेराइटी ना याद हो रही। तो आप लोग भी ज्यादा मत बोलो, नहीं तो फिर मैं भी एक काम करूंगा मास्टर सर की तरह, आपने लिख दूंगा, पूरा बोर्ड भर दूंगा वेराइटीज से, है ना। याद कर लो जितनी है, बहुत कम वेराइटीज बताई हैं। चलो, यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी आंसर। अगर आप ले, ठीक है, क्या हो गया? ये तो आंसर किसी का है ही नहीं, आंसर किसी का नहीं आया। 66% लोग कह दिए कि अच्छा, सही बात है, आप लोगों ने क्या किया, दिमाग लगा दिया ज्यादा। अब वो दिमाग क्यों लगा दिया? लाजमी था दिमाग लगाना। मैंने बोला TN1, TN1 क्या है? टाइचुनेटिव 1 है, इसी से हमने जीन निकाला है, कौन सा? DG वूजीन, DG वून, ये है जीन, ये क्या है? दिस इज अ जीन, ये जीन है डॉर्फनेस के लिए, ठीक है। और ये वेराइटी है, निकाला कहां गया, कहां से गया है? तो वेराइटी से निकाला गया, तो आंसर तो सी सही होना चाहिए था ना, बोथ A एंड B, ये सही हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब यहां पे आ जाओ वापस, ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम बात कर रहे हैं 3 प्रकार से हम इसको उगाते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो हमारा अस हो गया, ठीक है, एक हमारा हो गया अस, दूसरा हो गया अमन, अमन का मतलब क्या है? पीस, अमन, और तीसरा हमारा हो गया बोरो, ठीक है। अब इन तीनों में हमको याद रखना ये पड़ेगा कि इनको कब हम उगाते हैं, यानी कि इनकी सोइंग कब करते हैं, और साथ साथ इनकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तीनों की। तो तीनों चीजों को हमको याद रख के चलना है। अब आपको क्या करना है, एक शब्द नहीं 2 शब्द याद रखने पड़ेंगे। क्या? कि जब भी बात करूंगा मैं मजनू, ठीक है, अब में से कोई नहीं है मजनू, और याद रखना आप सनम, क्या 2 वर्ड याद रखना, मजनू और सनम, आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। मजनू जो पहला वर्ड है, ये सोइंग को रिप्रेजेंट करता है, किसको? ये सोइंग को रिप्रेजेंट करेगा। पहले क्या करोगे? सोइंग करोगे, तो पहले मजनू आएंगे, ठीक है, मजनू ही तो होंगे, पहले थोड़ी सनम होगी भाई, पहले तो मजनू होगा, फिर बाद में ये हार्वेस्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा सनम, ठीक है। तो कैसे याद करना है? सोइंग की अगर हम बात करें तो मजनू, यानी कि जो आपका फर्स्ट है अस की जो बुआई आप लोग करोगे मई जून में करोगे, ठीक है, मई जून में करोगे। दूसरा आया, ये क्या है? मजनू, मजनू, ठीक है, मजनू हो गया। तो जब अमन की बात करोगे तो जून जुलाई में इसकी सोइंग करोगे, और बोरो की बात करोगे तो इसको दिसंबर नवंबर, ठीक है, दिसंबर नवंबर तक आप जा सकते हो, जनवरी लिखा है कोई दिक्कत नहीं, नवंबर दिसंबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नवंबर दिसंबर आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो याद रखना इसको, नवंबर दिसंबर आप लोग याद रखना। फिर आता है सनम, फिर भाई बाद में तो सनम आएंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आप स न म,
ऐसे लिख लो। अब इसमें देखो क्या क्या फिट हो रहा है, इसमें क्या फिट हो रहा है, तो इसमें जो फिट हो रहा है वो इस तरीके से, हार्वेस्टिंग कब करोगे, सास यानी कि सितंबर अक्टूबर में करोगे स्टार्ट। हार्वेस्टिंग अमन की कब करोगे, नवंबर दिसंबर में करोगे। और बोरो की कब करोगे, मार्च और अप्रैल में करोगे। याद हो गया, इजी है, याद हो गया ये। अच्छा, अस को हम दूसरे ऑटम राइस के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, ऑटम राइस से। अमन को हम विंटर राइस के नाम से जानते हैं, और जो बोरो है इसको हम स्प्रिंग या समर राइस के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे मेजर ग्रो कहाँ किया जाता है, तो अस जो आपका है असम में ग्रो किया जाता है। अमन जो है ये पूरे भारत में ग्रो किया जाता है, आपको बताया सब, जरा इसका एरिया भी देखने को मिल रहा है। और ये आपका बोरो है, ये वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में और बिहार में इसको ग्रो किया जाता है कुछ परसेंट एरिया में। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको किसकी देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है आपको ये बोरो की देखने को मिलती है, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको बोरो की देखने को मिलती है, हाईएस्ट अमंग द 3, और लोअर होती है अमन से, बोरो से, बोरो और दोनों से छोटी होती है, ये आपको मॉडरेट देखने को मिल जाती है। डन, चलो तो ये तीनों चीजें याद हो गई, बताओ। अस अमन बोरो याद हो गया सभी को, क्लियर है। याद कर लेना, ट्रिक आपको मैंने दे दिया हूं, ट्रिक यहां पे फिट करके आप इसको फटाक से करेक्ट आंसर ले सकते हो यहां से, क्लियर। इस स्लाइड को फिर से, एक स्लाइड को फिर से, मेरी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो आप लोग, इतना अच्छा समझाया, कैसे नहीं समझ आया। हम पहले बात करेंगे सोइंग हार्वेस्टिंग, दो आपको याद रखनी है। आपको पता है कि जो राइस है इसको 3 प्रकार से ग्रो करते हैं, एक हो गया अमन, दूसरा हो गया अस हो गया, अमन हो गया, बोरो हो गया, अस अमन बोरो हो गया। अस कब ग्रो करेंगे, यानी कि मई से, मई जून में स्टार्ट करोगे। जा यानी कि जून जुलाई में आप अमन को ग्रो करोगे, और बोरो को आप नवंबर दिसंबर में ग्रो करोगे। फिर मैंने बोला कि सर हम याद कर लो हार्वेस्टिंग के लिए, तो सितंबर और अक्टूबर में आप अस को हार्वेस्ट करोगे, अमन को नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट करोगे, बोरो को मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करोगे। फिर मैंने बताया कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो जो अस है इसको ऑटम राइस कहते हैं, अमन है उसको विंटर राइस कहते हैं, और जो आपका बोरो है इसको स्प्रिंग राइस कहते हैं या फिर समर राइस कहते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अस कहां ग्रो किया जाता है, असम में। सबसे ज्यादा अमन कहां ग्रो किया जाता है, पूरे भारत में। अच्छा, बोरो कहां ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार में। अस ये होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम देखने को मिलती है, मॉडरेट देखने को मिलती है अमन की, और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है बोरो की। याद हो गया, अभी क्लियर है, बताओ क्लियर है, बढ़े आगे फिर। क्लियर हो गया, बताओ सभी लोग एक बार स्माइली फेस कर दो। अब स्माइली फेस तो बचा नहीं होगा आपके पास, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, मुझे लग रहा है ऐसा, बताओ। चलो एक छोटा सा जोक सुनाते हैं, जोक, ताकि एनर्जी थोड़ी आ जाए। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, और भंडारा खाने गए, ठीक है, भंडारा खाने गए, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो भंडारा जब आप भी खाने जाते हैं तो कुछ उसके नियम, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। यूपी में तो मोस्टली होते हैं, हमारे रीजन में तो होते ही हैं। मान चलो मेरा ही दोस्त था, तो हम लोग पहले बाहर चप्पल निकाल दी, मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो बाहर ही खड़ा था, मैं देख रहा था सब चीजें, ठीक है। तो दोस्त को अंदर भेज दिया, चप्पल बाहर निकाल दिया, और अंदर वो गया तो वहां पे भंडारा खत्म हो चुका था, ठीक है, भंडारा वहां खत्म हो चुका था। और जब बाहर आ गया तो उसकी कोई चप्पल चुरा के भाग गया था। अब उसने कहा कि अंदर गया तो भंडारा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। मतलब सबसे ज्यादा दुख जो है वो मुझे ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो याद करो इसको, याद हो गया, क्लियर, सबका क्लियर है। ये समझा दिया, क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब आते हैं बोरो। बोरो को हम डलुआ राइस भी कहते हैं, उड़ीसा में ग्रो किया जाता है। अस और अमन, इनको हम दोनों को खरीफ राइस कहते हैं, मैंने बता दिया था। जो टर्म है ऑटम राइस या जो विंटर राइस है या स्प्रिंग जो समर है, ये अस अमन जो बोरो हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं रिपीटेटिवली बेस्ड ऑन देयर हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम्स ड्यूरिंग दिस सीजन। ये बेसिकली आपको याद नहीं करना है, ये तो वही बता दिया कि उसका जो हम ग्रो कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू सीजन ग्रो कर रहे हैं। सूरज की बात हो रही, हाँ सूरज ही थे। मजा नहीं आया, स्लाइड याद करो तुम, जिसको नहीं मजा आया वो स्लाइड याद करे वाली। डोपिंग नर्सरी, इसको हम मैथ नर्सरी कहते हैं, हम नर्सरी हम पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी नर्सरी हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी नर्सरी हम ग्रो करते हैं। तुमको वो इमोजी भेज देंगे, ठीक है, वो पिक्चर जो खींचा था वो भेज देंगे, तब मजा कर लेना, हंस लेना देख के उसको। डोपिंग नर्सरी, इसको हम मैथ नर्सरी भी कहते हैं। डोपिंग नर्सरी जो होती है, इसमें बेसिकली जो हम सीडलिंग ग्रो करते हैं, ठीक है, जो इसमें सीडलिंग हम लोग ग्रो करते हैं, ये सबसे पहली बार जो इजाद की गई थी, ये फिलीपींस में इजाद की गई थी 1966 में। और इंडिया में
आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स थे सबसे पहले इन्होंने इसको अपनाया था। अच्छा, इसमें हम बात करें डोपिंग मेथड में, तो इसमें हम सॉइल लेस, इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल लेस नर्सरी कहते हैं। कोई भी मटेरियल हो सकता है, चाहे बनाना की लीफ हो, चाहे कोई प्लास्टिक की सीट हो, या कोई लोहे की सीट हो, सीमेंटेड सीट हो, वहां पे हम डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, उस मिक्सचर जो सॉइल का जो बेसिकली सॉइल लेस तो होती है, उसको डालते हैं हम। ऑर्गेनिक मैटर भी हम यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हम बिछाते हैं, उसके ऊपर डाल दें, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग जो टाइम है लगभग 11 से 14 दिन में ये तैयार हो जाता है। और यहाँ पे टोटल एरिया रिक्वायरमेंट होता है 1 हेक्टेयर के लिए, तो ये आपका 25 से 30 सेंटीमीटर, मतलब 25 से 30 स्क्वायर मीटर चाहिए होता है फिर 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए 1 स्क्वायर मीटर में आपको 200, वो तो याद नहीं करना है, ये याद करना है, 25 से 30 स्क्वायर मीटर आपको नर्सरी चाहिए होती है। सीड अगर बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ये याद कर सकते हो। ठीक है, चलो क्या है इसमें, एक बार फिर से पढ़ो। मेट या डोपिंग नर्सरी इसको कहते हैं। सबसे पहले फिलीपींस 1966 में इसको शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के फार्मर्स में सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया। सॉइललेस नर्सरीज को कहते हैं। बनाना की लीव्स यूज कर सकते हो, प्लास्टिक की सीट यूज कर सकते हो, सीमेंटेड फ्लोर यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर की एक परत डाल के उसको यूज कर सकते हो। 11 से 14 दिन में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। एरिया जो रिक्वायरमेंट है ये 25 से 30 स्क्वायर मीटर का एरिया रिक्वायरमेंट होता है। सीड जो हमें क्वांटिटी चाहिए वो हमको 3 से 4 किलोग्राम चाहिए। ठीक है, चलो फिर आता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये बेसिकली आपका सिस्टम ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है ध्यान से। और ये आपको ईयर कंफ्यूज कर सकता है, कहीं कहीं बुक्स में आपको 80 भी दिखे, तो करेक्ट आप किस पे जाओगे, कहोगे सर 80 पे जाएंगे। क्यों जाओगे, क्योंकि इसके मैं सोर्स आपको दे दूंगा। अगर मान चलो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया और वहां पे आपने 80 लगा दिया और उन्होंने मान लिया 83, तो मैं फिर आपको कहूंगा चलो चैलेंज कर दो आप। और टेक्स्ट बुक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक से लिया हूँ, तो 80 आप सही करना, 83 वो मत जाना। जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं कल आपको बहुत सारी मार्केट में मिल जाएंगी, वहां पे 83 दिया है। ठीक है, चलो 80 आपको, एक बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने बताया थी, RS मीना है, उसमें है। और टेक्स्ट बुक्स में भी 80 दिया है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो श्री मेथड हमारा है, इसको हेनरी डू लुलेनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेडागास्कर में सबसे पहले इसको खोजा था या याद किया था। अच्छा, इंडिया में इसकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, SRI की इंडिया में जो प्रैक्टिस है, ये अडॉप्ट की गई थी 2000 से लेकर 2003 में। क्योंकि हेनरी लुलेनी के बाद में इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कह सकते हैं कि ये इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। तमिलनाडु में सबसे पहले हमने इसको जो अर्ली जो अडॉप्टर बेसिकली कहलाता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जब पढ़ते हैं हम, तो उसमें अर्ली अडॉप्टर्स जो तमिलनाडु आपको देखने मिलता है। ये नॉर्मन एक उपहोप है, नॉर्मन उपहोप नाम के साइंटिस्ट हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में काम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पे। इन्हीं का काम चल रहा है, और इसको प्रमोशन का, इसको डेवलपमेंट करने का, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो सभी जो काम है ये नॉर्मन उपहोप नाम के साइंटिस्ट हैं, हाल फिलहाल में इसका काम अभी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी में आपको एक देखने को मिलता है लीफ कलर चार्ट, LCC। ठीक है, लीफ कलर चार्ट। तो लीफ कलर चार्ट एक इस तरीके से उपकरण होता है, इस तरीके का। ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है चार्ट टाइप। तो उसमें कलर, बहुत सारी कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। हम लीफ मान चलो ये लीफ है प्लांट की, हम लेके जाते हैं, मैच करते हैं किस कलर की है, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि नाइट्रोजन सफिशिएंट है या नाइट्रोजन डिफिशिएंट है। अगर डिफिशिएंट होगी तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से हम वहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो LCC वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, लीफ कलर चार्ट जो यहाँ पे यूज करते हैं, 3 to 4 एप्लीकेशन नाइट्रोजन के यहाँ पे करने चाहिए। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की जब मैं चर्चा कर रहा हूं, तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, एक कोई हमारा फील्ड होगा, मान चलो ये कोई फील्ड है, और यहाँ पे हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फील्ड की पूरी केयर करते हैं, मतलब हर एक प्लांट की केयर हम नहीं कर पाते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, हर एक प्लांट को हम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे से उसकी देखभाल हो, अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट मिले, अच्छे से उसको वाटर सप्लाई हो, सारी चीजें उसको इंटेंसिवली हम देते हैं। ठीक है, और पर प्लांट हम लोग यहाँ पे केयर करते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, ये हमको यही बताता है कि हमको यहाँ पे जो ग्रोथ है ये पर प्लांट देखनी है, ना कि पर फील्ड देखनी है। ठीक है, जिग जग कंडीशन में लगाते हैं ताकि सनलाइट भी अच्छे खासी मिल सके। ठीक है, जो सन की लाइट है ये भी अच्छी मिल सके, एरेशन प्रॉपर हो ताकि ग्रोथ प्लांट की अच्छी देखने को मिले और हमको यील्ड ज्यादा देखने को मिले। जब भी आप ट्रेडिशनल मेथड से ग्रो करते हो तो लगभग आपको 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर यील्ड देखने को मिलती है, लेकिन जब आप इस मेथड से लगाओगे तो लगभग 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यील्ड देखने को मिल जाएगी। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर आता है, ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है, तो 20 से 100% तक आपको यील्ड इंक्रीज होती नजर आती है। और बता दिया आपको 6 से 7 टन इसमें आपको देखने को मिलती है, ट्रेडिशनल मेथड में 2 से 3 टन देखने को मिलती है, जो कन्वेंशनल मेथड है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए कि अभी जो कल्टीवेशन आप लोग कर रहे हो, मतलब अभी जो फसलें उगा रहे हो, ये कौन सा मेथड है, तो आप कहोगे ये कौन सा मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है। कौन सा, कन्वेंशनल मेथड आप लोग
फॉलो कर रहे हो। और ट्रेडिशनल मेथड वे होते हैं जैसे कि आप नाई और पोरा है। नाई और पोरा का मतलब ये होता है कि आप हल हल होता है, हल बैल जिसमें होते हैं ऑक्स, ठीक है, जोतते हैं, और उसके पीछे मस्त चल रहे हैं बैल, और आप उसके पीछे नाई पोरा से हाथ डाल के चले जाओ, फिर आप बैल के पीछे डालते हो, ठीक है। एक उसमें फनल होती है, उसके थ्रू डालते हो, एक होता है वो, तो वो ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं, ठीक है। आईटी के जिसको कहते हैं इंडिजीनियस टेक्निकल, आई टी के, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये होता है, आपसे पूछ ले इसकी फुल फॉर्म बता देना। इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि गांव में आज भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके थ्रू रोगों का उपचार हो जा रहा है, जिसके थ्रू इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो उन सभी को आईटी के कहते हैं। यानी कि इंडिजीनियस मतलब जो रूरल पीपल है उनका नॉलेज है, वही आईटी के इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। उस पर्सन का जो नॉलेज है उसको अपने पूर्वजों द्वारा मिला है, तो वो क्या है, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज है। तो आईटीके को याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी। अच्छा, सीड जो सेविंग यहाँ पे 90% आपको देखने को मिलती है, अप टू 50% वाटर सेविंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक जो मेनोर्स होता है इसको मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल जितना हो पाता है उसको हम लेते हैं। यहाँ पे प्लांट की जो पॉपुलेशन है इसको रिड्यूस करते हैं, और हर एक प्लांट पे फोकस हमारा रहता है कि उसको कैसे हम कर पाए, ठीक है। यानी कि प्लांट की पॉपुलेशन को मिनिमाइज कर दें, प्लांट की पॉपुलेशन को मिनिमाइज करके पर प्लांट कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सके, वाटर रिक्वायरमेंट अच्छी दें, सॉइल कंडीशन अच्छी दें, ठीक है। लिमिटेड यहाँ पे हम हर्बिसाइड और केमिकल का यूज करते हैं। एक वीडर होता है, कोनो वीडर, ठीक है, कोनो वीडर है, इसका हम लोग यूज करते हैं इसमें बीडिंग के लिए, पूछा जाता है कौन, ठीक है। जो बीडिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं वो कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, कोनोमीटर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलो सभी लोग आईटी के और फुल फॉर्म लिख दो, जैसे सृष्टि ने लिखा है वैसे लिख दो, पूछी जाती है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो हम स्पेसिंग लेते हैं ये हम 25x25 रखते हैं, ठीक है। 16 सीडलिंग पर स्क्वायर मीटर हम लोग लगाते हैं, 20x20 में भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें जब आप सीडलिंग लगाते हो यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो 2 लीफ स्टेज पे आपको करनी चाहिए, और 8 से 10 दिन पर ओल्ड जो सीडलिंग है उसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। नर्सरी जो एरिया टोटल रिक्वायरमेंट होता है 100 स्क्वायर मीटर चाहिए होता है पर हेक्टेयर के लिए। सीड रेट जो है आपको 5 किलोग्राम देखने को मिल जाएगी मोस्टली, अगर 5 से 8 भी आता है तो करेक्ट रहेगा। इंटरमीडिएट इरिगेशन यहाँ पे करते हैं, अल्टरनेट बेटिंग और ड्राइंग कंडीशन रखते हैं। अल्टरनेट बेटिंग और ड्राइंग जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इंसेक्ट भी लगता है, बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर, उसको खत्म करने के लिए मतलब किल करने के लिए भी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, तो कहीं ना कहीं इंसेक्ट पेस्ट से भी इसका बचाव हो जाता है, ठीक है। लो डेंसिटी रखते हैं, यानी कि प्लांटिंग जो सिंगल सीडलिंग पर हिल लगते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी का मतलब क्या है, जो हम 2 से 3 लगा रहे थे अब 3 से 4 भी लगा रहे थे कहीं कहीं पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि पर जो इंडिविजुअल प्लांट है एक ही लगाएंगे यहाँ पे। चलो फिर दूसरा जो हमारा मेथड आता है, दिस इज द डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस में बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो सीड्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली इनटू द फील्ड में सो करते हैं, बाईपास करते हैं, कोई ट्रेडिशनल स्टेप अपनाते नहीं है। ट्रांसप्लांटिंग सीडिंग फ्रॉम द नर्सरीज, ठीक है, नर्सरी से नहीं करते हैं। फिर आता है इसके एडवांटेज क्या है बेसिकली, तो एडवांटेज की बात करें, डीएसआर क्या करता है, मीथेन जो इमिशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइस की फील्ड से क्या होता है सबसे ज्यादा, मीथेन का इमिशन होता है। अगर आप डीएसआर का यूज करते हो, डायरेक्ट सीडेड राइस का, तो लगभग आपको अप टू 50% आपको ये जो मीथेन इमिशन है इसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। जो इल्ड है डायरेक्ट सीडेड राइस की कंपेरेबली आपको स्लाइटली कम देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग आप नहीं करोगे तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, और ये सेव करता है वाटर को भी, और साथ साथ ये लेबर की कॉस्ट को भी सेव करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चैलेंज क्या क्या हमको डीएसआर में देखने को मिल रहा है, तो अपलैंड डायरेक्ट सीडेड राइस जो बेसिकली है हायर सीड रेट यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, और सीड बेसिकली जो सीड होता है, ठीक है, सीड तो सबसे ज्यादा ही महंगा होता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे किसानों की, सबसे ज्यादा सीड ही महंगा पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं ये समस्या है। और जो एफई है साथ साथ एमएन है इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तो जो निमेटोड का इन्फेस्टेशन होता है ये ज्यादा हो जाता है, निमेटोड का इन्फेस्टेशन ज्यादा देखने को मिलता है। फिर एक और इसमें मेथड है जिसको हम कह रहे हैं बी शेप राइस कल्टीवेशन। एक साइंटिस्ट थे जापान के, जिनको हम शिंजो मेथिसुमा कह रहे हैं, इनका नाम था शिंजो, जापानी साइंटिस्ट थे शिंजो मेथिसुमा, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और इसमें प्लांट ग्रोथ को हम मैक्सिमाइज करते हैं ताकि हम ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ को बना के अच्छे से ग्रोथ ले सकें, मतलब इल्ड ले सकें, ठीक है। अच्छा, स्यांगोन राइस टेक्निक ये डेवलप की गई थी, ये याद रखना, ठीक है। स्यांगोन राइस जो टेक्निक है ये मिस्टर चंद्रशेखर द्वारा डेवलप की गई, इस चीज को आप लोग याद रखना, पूछ दे कहीं क्वेश्चन तो लिख लेना, ठीक है। एक नया इनोवेशन है बेसिकली, जो कि महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं इसको अपना रहे हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वाटर मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी क्रॉप है जो कि आपको देखने को मिलती है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट है जिसकी, क्या है जो वाटर रिक्वायरमेंट है ये आपको हाई देखने को मिलती है। और हाई में बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले जो पडलिंग प्रक्रिया है, ठीक है, एक क्या करते हैं हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग अगर आपसे पूछ ले पडलिंग क्या होता है, एक पडलिंग क्या होता है, जैसे कि आप प्लॉइंग करते हो, खेत को जोतते हो और फिर आपको क्रॉप को उगाते हैं, तो राइस को उगाने से पहले हम एक क्रिया करते हैं, उसको पडलिंग कहते हैं, ठीक है। पडलिंग करते हैं और एक करते किससे, तो पडलर होता है, ठीक है, पडलर, ट्रैक्टर के पीछे पडलर लगा के करते हैं। होता क्या है, तो चूंकि वाटर इसमें ज्यादा चाहिए, तो वाटर ज्यादा हो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे इनपम्पेबल लेयर बनाते हैं, लेयर का फॉर्मेशन कर ले ताकि वाटर ज्यादा क्या करे, लीच डाउन ना करे, न्यूट्रिएंट लीचिंग ना हो। तो एक तो वीड का इन्फेस्टेशन कम हो, ठीक है, वीड का इन्फेस्टेशन कम हो, राइस में बहुत ज्यादा वीड देखने को मिलते हैं, ठीक है। वीड के साथ साथ यहाँ पे इनपम्पेबल लेयर को हम फॉर्मेट कर देते हैं ताकि जो पानी है ये कम नीचे जाए, ठीक है, पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिले। तो ये आपके रीजन होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, पडलिंग के। और यहाँ पे भी पानी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी वाटर रिक्वायरमेंट होता है। तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं और कितना कितना पानी चाहिए, तो उसमें आप एक बार समझ लेना। अच्छा, जनरली हम अगर बात करें, लगभग 4 से 500 लीटर पानी इसको रिक्वायरमेंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ 1 kg प्लांट डायमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अभी देता हूं क्वेश्चन, एक बना के यहां से देता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर आप बात करो कि 1 किलोग्राम आपको राइस उगाना है, चलो कर ही लेते हैं इस स्लाइड में, तो इतना इंपॉर्टेंट वही है सिर्फ। एक मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे कि डायरेक्ट सीड राइस, दूसरा उसमें तो राइस पानी चाहिए नहीं। 1 किलोग्राम क्या, 1 किलोग्राम अगर ड्राई मैटर प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ड्राई मैटर प्रोड्यूस करना है, ठीक है, राइस में, तो कितना पानी चाहिए होगा, लिखो फटाफट। अगर 1 किलो राइस प्रोड्यूस करना है तो फिर कितना पानी चाहिए, ठीक है, तो कितना पानी चाहिए। देखो, ड्राई मैटर की बात करें तो प्लांट यानी कि बॉटेनिकल यील्ड और इकोनॉमिक यील्ड दोनों शामिल हो जाएंगी, तो वो ड्राई मैटर है। लेकिन सिर्फ यहां पे क्या है, ग्रेन यील्ड यानी कि इकोनॉमिक यील्ड की बात कर रहे हैं, राइस का ग्रेन उसकी यील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहां पे आपको 500 लीटर पानी चाहिए होगा, लगभग 500 लीटर पानी आपको चाहिए होगा, 300 से 500, लेकिन यहां पे आपको 5000 लीटर, ठीक है, 5000 लीटर पानी आपको देखने को मिलेगा। याद रखना दोनों क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज किया था मैंने एक दिन क्वेश्चन बना के, ठीक है, 5000 नहीं लिखना यहाँ पे सुमित। देखो, ड्राई मैटर की बात कर रहा है, ड्राई मैटर यानी कि ग्रेन भी वहां पे बन सकता है और बॉटनिकल यानी कि प्लांट का भी पूरा पूरा वेट ले लेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेन की बात कर रहे हैं, तो 5000 लीटर चाहिए होगा। डन, चलो देख लो, डेली जो इवोपरेशन राइस में देखने को मिलता है आपको 4 से 5 mm पर डे आपको देखने को मिलता है वेट सीजन में, और 7 से 8 सेंटीमीटर देखने को मिलता है आपको ड्राई सीजन में, ठीक है। टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये आपकी 1240, ठीक है, या आप कह सकते हो कि 1500 से 2000 भी कहीं कहीं आपको मेंशन होता नजर आएगा, और ये भी सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेते हो, आंसर सही जाता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पानी टोटल हमको मिल रहा है ये कहां कहां पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बात करोगे 40 mm जो वाटर है, ठीक है, 40 mm जो वाटर यहाँ पे है ये रिक्वायर्ड होता है नर्सरी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जो वाटर है नर्सरी के लिए। सीडलिंग राइजिंग के लिए आपको 200 mm पानी चाहिए, ठीक है, 200 से 300 mm पानी चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है लैंड प्रिपरेशन में, ठीक है। ये कहां है, जो आपकी पडलिंग है, क्या है, पडलिंग प्रक्रिया है, क्या है, पडलिंग, जो पडलिंग आप प्रोसेस कर रहे हो इसके लिए रिक्वायरमेंट पानी कितना है, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं 200 mm, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्वेश्चन कि नर्सरी में कितना चाहिए, तो 40 mm पानी आपको चाहिए, ठीक है, 40 mm चाहिए। अच्छा, स्टडी ये भी बताती है कि जो सॉइल सैचुरेशन है, सैचुरेशन का मतलब होता है कि माइक्रोपोर्स, ठीक है, माइक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स, मैक्रो और माइक्रो दो प्रकार के पोर्स आपको सॉइल में देखने को मिलते हैं। माइक्रो में आपको एयर होगा और छोटा पोर में आपको क्या होगा, वाटर देखने को मिलेगा। सैचुरेशन में क्या होता है, दोनों पोर्स पानी से फिलअप हो जाते हैं। सैचुरेशन इज सफिशिएंट इन खरीफ राइस व्हाइल सबमर्ज नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीमीटर अपीयरेंस टू एसेंशियल एंड एडुकेट रबी सीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आफ्टर 21 डेज आफ्टर फ्लावरिंग सबमर्ज up to 5 centimeter of water in rice field during the transplanting reproductive and grain formation stage in aggregate। आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे आप नर्सरी लगाते हो, ठीक है, नर्सरी आप लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हो। नर्सरी के बाद में क्या है, आप पडलिंग करते हो, जिस खेत में आपको लगाना है उसमें आप पडलिंग करोगे, ठीक है। पडलिंग क्या करोगे, और राइस एक ऐसी प्लांट है, ऐसा प्लांट है पूरी लाइफ साइकिल तक उसको क्या चाहिए होता है, पानी भरा होना चाहिए फील्ड में। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हो, ठीक है, हार्वेस्टिंग यानी कि हार्वेस्टिंग जब करने वाले हो तो लगभग उससे कह सकते हो कि 20 से 25 दिन, या यहाँ पे 15 लिख लो, 15 ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है, 15 से 20 दिन
जब रह जाए हार्वेस्टिंग को, राइपनिंग हो जाए तो आपको पानी निकाल देना चाहिए, ठीक है, पानी आपको निकाल देना चाहिए यहां से। क्या एडवांटेज है सबमर्ज कंडीशन के? तो बीडलेस प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ब्लू ग्रेन एल्गी जो कि नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्सेशन करता है, इंक्रीज यहाँ पे न्यूट्रिएंट देखने को मिलता है, जैसे कि आपको फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, आपका एफी हो गया, एमएन हो गया, जिंक हो गया और सिलिकॉन हो गया। और सिलिकॉन से एक चीज याद रखना कि ये सिलिकॉन क्या है, आपके टोटल न्यूट्रिएंट जो है कितने हैं, एसेंशियल प्लांट जो न्यूट्रिएंट है आपको कितने देखने को मिलते हैं, 17 में सिलिकॉन तो आता नहीं है, लेकिन ये राइस के लिए क्या है, एसेंशियल है। राइस के लिए क्या है, तो ये आपको एसेंशियल देखने को मिलता है, ठीक है, राइस के लिए क्या है, एसेंशियल है सिलिकॉन, याद रखना। डन, इतना देख लेना, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें से। और सबमर्ज कंडीशन, सबमर्ज ट्रिगर सेवरल केमिकल रिएक्शन दैट अफेक्ट राइस प्लांट ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल एंड डिक्रीजिंग द पीएच ऑफ द सोडिक सॉइल करता है। इसके अलावा रिडॉक्स जो पोटेंशियल है ये भी आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल ये भी कम हो जाता है। फिर इसके अलावा और क्या क्या होता है, तो रिडक्शन जो नाइट्रोजन का लॉस होता है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है, और भी इसमें प्रोसेस है तो उनको मैं अभी डिस्क्राइब कर दूंगा। रिडक्शन ऑफ एमएन और एमएन एफई इनमें भी देखने को मिलता है, तो एमएन और एफई की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है राइस में, ठीक है, जो ओडिशा के कुछ स्टेट है यहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है न्यूट्रिएंट की, एफई और एमएन की। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव सॉइल फास्फोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ अकुलेट फॉस्फेट, ठीक है, अकुलेटेड फॉस्फेट। चलो इंपॉर्टेंट यही है कि नाइट्रोजन का जो लॉस है वो आपको डिनाइट्रिफिकेशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एमएन और एफई की आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है ओडिशा रीजन में, ठीक है। चलो अब हम डिस्कशन करेंगे क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की। इतना समझ आ गया? बताओ क्या हालचाल आप सभी के, कैसा लग रहा है? ज्यादा टफ तो नहीं हो गया? कंटेंट ज्यादा हो गया? क्योंकि बहुत बड़ी क्रॉप है भाई, इसको अगर आपको पढ़ना है राइस को तो साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट एक बुक लिख पा रहा है राइस पे, और वो भी एक टॉपिक पे। टॉपिक यानी कि कोई इरिगेशन पे काम कर रहा है, कोई सोइंग पे काम कर रहा है, कोई डोपिंग पे काम कर रहा है, ठीक है, तो कोई एक वैरायटी पे काम कर रहा है, और उनकी बहुत सारी थीसिस, एमएससी, पीएचडी एक एक टॉपिक पे होती है, राइस के भी टॉपिक पे होती है, और आपको तो पूरी क्रॉप खत्म करनी है, तो थोड़ा जोश में रहो, है ना, याद करो, सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिवीजन ही आपको आखिरी आपका जो पड़ाव है कह सकते हो, आपकी सक्सेस है, वहां तक पहुंचाएगा, ठीक है। चलो इतना याद हो गया होगा आई थिंक। क्रिटिकल स्टेज की आप बात करो, क्रिटिकल तो बेसिकली पूरे इसका, जब भी हम राइस को शुरुआत से ही ग्रो करते हैं तो हमेशा इसको पानी चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेज है जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगी, क्रिटिकल स्टेज देखने को मिलेंगी। अगर हम टोटल वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको लगभग यहाँ पे 900 से 2500 मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सही करोगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कर लेते हैं ना, अभी 16 हुआ है, 10 मिनट और कर लेते हैं, ठीक है, जितना हो पाएगा। अब अप्रॉक्सीमेटली 65% जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में हम इरिगेटेड कंडीशन में इसको ग्रो करते हैं। 50 से 60% जो आपको देखने को मिलेगा अप्लाइड वाटर जो है ये लॉस्ट हो जाता है, यूज नहीं होता है, पर्कुलेशन थे, ठीक है। अब पर्कुलेशन मतलब क्या है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, इनफिल्ट्रेशन, और फिर इसके थ्रू डिफरेंट जो लेयर्स हैं इनके थ्रू पानी क्या करता है, नीचे चला जाता है, इसको क्या कहेंगे, पर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। पर्कुलेशन से लॉस हो जाता है। टिलरिंग स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है, फिर आपको बूटिंग स्टेज देखने को मिलती है। टिलरिंग स्टेज बेसिकली 2 से 10 दिन में आपको ट्रांसप्लांटिंग के बाद देखने को मिल जाती है, और जो बूटिंग या जिसको हम लेट पेनिकल इनिशिएशन कहते हैं, कभी कभी कुछ नहीं देता है, टिलरिंग ही नहीं देता, आपको सीधे यही देता है, ठीक है, ऑप्शन में, तो आप करेक्ट क्या करोगे, लेट पेनिकल इनिशिएशन कहोगे, और ये सबसे क्रिटिकल मानी जाती है राइस में इरिगेशन के लिए, ठीक है। बिल्कुल लगा सकते हो पैडी के साथ ढेंचा, है ना। सर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। चलो अब देखो, हम बात कर रहे हैं इसमें राइस की इंपॉर्टेंट जो कि इरिगेशन की स्टेज है, तो आपको इससे पहले ये भी जानना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेज होती हैं। कभी कभी स्टेज से क्वेश्चन आ जाता है, अब स्टेज से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करते हो, ट्रांसप्लांटिंग करते हो सीडलिंग की, इस तरीके से। पहले क्या करते हो, नर्सरी ये आपकी है, ठीक है, नर्सरी में क्या करते हो, आप उगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, नर्सरी में बहुत भयंकर आपने धान उगाया है, यहाँ पे तो एरिएशन बेचारे को जिंदा रहने की सांस नहीं आ रही, प्लांट भी चिल्लाता होगा, बहुत घना घना यहाँ पे उगाते हो। फिर इसको ले आते हो इस तरीके से, आपके बंडल्स होते हैं, ठीक है, उनको बंडल्स को लेके आते हो, फेंक देते हो पानी में, ठीक है, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करते हो सीडलिंग की, सीडलिंग यहाँ ट्रांसप्लांटिंग कर दे। फिर इस तरीके से टिलरिंग होगी, ठीक है, एक यहाँ पे टिलरिंग होगी, इस तरीके से आपको टिलरिंग देखने को मिलेगी, टिलरिंग हो गई। फिर आती है आपकी बूटिंग स्टेज, जिसको हम हेडिंग स्टेज भी कहते हैं, क्या, बूटिंग स्टेज या हेडिंग स्टेज कहते हैं, ठीक है। बूटिंग के बाद में क्या होता है, यहाँ पे मिल्किंग स्टेज होती है, ठीक है, मिल्क बनना, और यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कीड़ा है जो कि आपका कौन सा है, कौन सा कीड़ा है यहाँ पे बताओ, मिल्की, एक इसमें मिल्की स्टेज पे अटैक करता है। फिर एक आती है आपकी डफ स्टेज, जब दाना थोड़ा पहले इसमें क्या होगा, मान चलो ये है
इसके अंदर थोड़ा कह सकते हैं यहाँ पे लिक्विड लिक्विड होता है, लिक्विड पोर्शन, फिर वो जमने लगता है, डफ हो जाता है, तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा ग्रेन और फाइनली ये मेच्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, बताओ मिल्की स्टेज पे कौन सा कीड़ा या इंसेक्ट अटैक करता है यहाँ पे, बताओ। फिर आती है कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस राइस में। तो कौन कौन सी प्रैक्टिस है, कौन कौन सी प्रैक्टिस है उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी कहाँ पहुंचे, कितना बचा है हमारा, कल की क्लास के लिए रख लें क्या, अभी वह होता है नहीं खत्म हो पाया, नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज कर लेते हैं, ये एक प्रक्रिया है, कल कर लेंगे। ठीक, अभी मुझे ना आप क्वेश्चन बता दो। ब्यूशनिंग से कल हम स्टार्ट कर लेंगे, ब्यूशनिंग, और इसमें अभी हम डेलुआ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्रॉप में आपको कुछ पॉइंट छोड़ा है और हर एक पॉइंट को निचोड़ के दे दिया है आपको। ठीक है, निचोड़ है, हर एक टॉपिक का निचोड़ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ध्यान रखना, अगर नहीं समझ आ रहा है, ज्यादा हो गया है, तो बिल्कुल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कुछ एमसीक्यूज करें, फिर स्टार्ट करें। बताओ मिल्की स्टेज में कौन सा आपको इंसेक्ट देखने को मिलता है। 48 तक हमारा हो गया, स्लाइड आपको मिल जाएगी। चलो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, जोश नहीं दिख रहा है आपका, नहीं दिख रहा जोश। चलो कुछ जोशीला लाते हैं आपके लिए। बताओ समझ आ गया, सारी चीजें समझ आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, देख रहे हैं कुछ ट्राई करके अच्छा मिल जाता है तो आपको बताते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर बीपीएच नहीं, यस सर, यस सर, आज के लिए इतना ही, परफेक्ट। चलो आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपको काम आएंगी। कि चंद गज की शख्सियत किस काम की चंद गज की शख्सियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। चंद गज की शख्सियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। यानी कि क्या है, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप किस स्टेज में हो, रेंगना चाह रहे हो, रेंग रेंग के चलना चाह रहे हो, नहीं, उड़ना है आपको, आपकी मंजिल और ही है। तो वही शायर लिखता है कि चंद गज की शख्सियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की, है ना, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। ठीक है सर, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा होने से रिवीजन के लिए भी अच्छा ज़्यादा हो जा रहा है। कोई ना बच्चा, हमारा पेन कतनी, ये पेन अगर मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप टाइम 24 आवर्स हर किसी के पास इतने तो हैं, कोई नहीं है, टाइम वाला कुछ इशू नहीं है। ठीक है, टाइम का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, टाइम का तो लफड़ा ही नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन करो फटाफट। चलो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले मैचिंग में बना दूं, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन कैसा चाहोगे, इजी बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मोरल डाउन है। TKM6 is the variety resistant from which disease। ठीक है, डिजीज, जो TKM6 वैरायटी है राइस की, ये किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन आपके हैं, ब्राउन ब्राउनिंग, ब्राउनिंग के लिए है। बी ऑप्शन है आपका ब्लास्ट के लिए है। ठीक है, सी ऑप्शन है खैरा के लिए है, और डी ऑप्शन आपका है BLV के लिए है। चलो फटाफट आंसर करो, किसके लिए है इंपॉर्टेंट वैरायटी। TKM6 जो वैरायटी है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
TKM 6 is variety resistant from which disease? बताओ, फटाफट आंसर करो। ब्राउन स्पॉट आ गया, ये तो पढ़ा था। ब्राउन स्पॉट तो हमने भी नहीं पढ़ा। बताओ भाई। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसको। ठीक है, ब्लास्ट के लिए है। सॉरी ब्लास्ट, सॉरी सॉरी ब्लास्ट, सॉरी सॉरी ब्लास्ट। ये कौन सा प्रश्न का आंसर दिए हो? वापस चलो, अब तो वापस चलना होगा। वैराइटीज 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 वैराइटीज, पैडी हो गई आपकी। यहाँ पे कहाँ थी वैराइटीज? यहाँ पे था सोइंग, यहाँ पे वापस चलो। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए वैरायटी कौन सी थी? अब देखो, गलती आप लोग क्या कर रहे हो। ब्लास्ट मैंने पढ़ाया था क्या क्लास में? ब्लास्ट तो पढ़ाया भी नहीं था, ब्लास्ट के बारे में कोई वैरायटीज बताई भी नहीं थी। और मैंने क्या बताया था, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है इसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है? इसके लिए टॉलरेंट वैरायटी है, सॉरी टॉलरेंट, टॉलरेंट कहें रेजिस्टेंट कहें, टॉलरेंट और रेजिस्टेंट ये चीज सेम ही है। टॉलरेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं आपको समझा दूंगा, प्रश्न में कोई गलती नहीं है, ठीक है? वो उसको प्रश्न को गलत मत बोलना तुम लोग, प्रश्न को गलत कह दो फिर। ये आओ, यहाँ पे आ जाओ। उस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे, आप बोलो कि गलत है। नहीं, गलत नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने आंसर किया है तो आपने अगर डी आंसर किया है बैक्टीरियल लीव, ठीक है, 36% लोगों का सही है। सृष्टि, प्रवीण, आशीष और शुभम का सही है। आपने कहाँ किया? ब्लास्ट किया। ब्लास्ट के लिए मैंने कोई वैरायटी आपको बताई नहीं थी। ब्लास्ट के पहले तो कोई इंपॉर्टेंट वैरायटी अभी बताई नहीं है, अगर आपको चाहिए तो बता दूंगा। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया रेजिस्टेंट, वो कैसी है? टॉलरेंट है, ठीक है, टॉलरेंट। क्या होता है, एक सेंसिटिव आप पढ़ते हो, ठीक है, सेंसिटिव कह लो या आप कह लो ससेप्टेबल। क्या कह लो? ससेप्टेबल कह लो या सेंसिटिव कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा एक वर्ड होता है आपका कौन सा? रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंट होता है। और एक, अब ये सब चीजें आपको हो सकती है ना समझ आए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। फिर एक है आपका टॉलरेंट। क्या है? टॉलरेंट, टॉलरेंट। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी कोई वैरायटी हमको बनानी है, वो बहुत अच्छी वैरायटी चाहिए हमें, बहुत अच्छी मिले, तो कैसी वैरायटी बनाएं? टॉलरेंट बनाएं, रेजिस्टेंट बनाएं या सेंसिटिव बताएं? तो सेंसिटिव तो आप वैरायटी बनाओगे नहीं, यानी कि रोग जल्दी लगेंगे। इसमें क्या होंगे, जो रोग होंगे वो जल्दी लग जाएंगे। कैसा होगा? इसमें रोग जो लगेंगे वो जल्दी लग जाएंगे। टॉलरेंट अगर आप रेजिस्टेंट वैरायटी बनाए, मान चलो आपने कोई वैरायटी बनाई जो कि कॉटन में, आप मान चलो बॉलवर्म के लिए आपने रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई, ठीक है, इसमें आपने कोई वैरायटी बनाई, वो क्या होगा? रेजिस्टेंट है। तो रेजिस्टेंट क्या करती है? शॉर्ट टर्म में तो काम करती है, ठीक है, मान चलो 4 से 5 साल काम करेगी, ठीक है, जैसे कि आइसोप्रोप्यूटेरान जो है रेजिस्टेंट हो गया इसके लिए, फ्लेरिस माइनर, ठीक है। लेकिन जो टॉलरेंट होती है, टॉलरेंट क्या होती है? सबसे बेस्ट जो वैरायटी होती है वो टॉलरेंट वैरायटी हमारी होती है। सबसे बेस्ट जो होती है वो टॉलरेंट होती है। टॉलरेंट क्या है? मान चलो हमने वैरायटी बनाई, किसके लिए बनाई? तो हमने बनाई कि इसमें बॉलवर्म लग रहे हैं, उनके लिए हम रेजिस्टेंट वैरायटी बना दे। तो रेजिस्टेंट क्या होता है? एक समय के बाद, क्या एक समय के बाद ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाती है, आपका रेजिस्टेंट खत्म हो जाता है, नहीं रहती वैरायटी। लेकिन टॉलरेंट रहता है। मान चलो टॉलरेंट हमने वैरायटी बनाई, वो क्या कर रहा है? बॉल वर्म लग रहा है, बॉल को खा रहा है। तो अब ये प्लांट क्या करेगा? टॉलरेंट है तो वो बॉल को क्या करेगा? बॉल फॉर्मेशन में बॉल को ही अपनी संरचना चेंज कर देगा। हो सकता है बॉल की अपर कवरिंग को हार्ड कर दे, ठीक है, हो सकता है अपर कवरिंग को हार्ड कर दे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ब्लास्ट था, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे ब्लास्ट था। तो गलत किया आपने, मोस्टली लोगों ने इसको गलत कर दिया। चलो कोई नहीं। अच्छा, हम बात करेंगे, कल हमने एक और आपको बताया था, टाइम हुआ कि नहीं हुआ? अभी 2 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, इसको मत गलत करना। सेमिनल रूट्स आर नोन एज, सेमिनल जो रूट्स होती हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये परमानेंट रूट, परमानेंट रूट्स, परमानेंट रूट्स कहते हैं क्या इसको? बी ऑप्शन लिखो। इसको हम टेम्परेरी रूट्स कहते हैं क्या? टेम्परेरी रूट्स हम लोग कह देते हैं क्या? इसको हम क्या है, या हम इसको बी बोथ कह देंगे, बोथ
ए एंड बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी, या आप कहोगे डी में नन ऑफ दीज। चलो कल क्वेश्चन कराया था, बताना फटाफट, पोल दे दिया आपको, बताओ सेमिनल जो रूट्स हैं इसको क्या कहते हो आप, बताओ फटाफट, किस नाम से जानते हो इसको? बताओ एम्ब्रियोनिक, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? आंसर करेक्ट बात करोगे तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप लोग, कल ही तो पढ़ाया था सेमिनल रूट्स, ये तो बहुत गलत बात है, यानी कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है ना इस चीज का। कल ही बताया था टेम्परेरी रूट्स का कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है, सब बताओ भूल गए हो? फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। सेमिनल रूट्स, इन्हीं को तो हम सेमिनल रूट्स कहते हैं, सेमिनल रूट्स कहते हैं, इनको हम एम्ब्रियोनिक रूट्स भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट भी इनको कहते हैं, ठीक है, इनको हम एम्ब्रियोनिक रूट भी कहते हैं, इनको हम प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं, इनको हम प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका टेम्परेरी होगा ना, बी आंसर लगाना चाहिए था। किसने सही दिया आंसर इसका, देखो जरा लीडर बोर्ड, क्या कर रहे हो, ये कोई ये तरीका नहीं सही है। आपको 3 मैं क्वेश्चन पूछा हूं, एक क्वेश्चन सही कर रहे हो, पूरा सब कुछ रिपीट है, हा? ये नया क्वेश्चन था क्या, कल क्लास में कराया था ना, जो आपकी सेमिनल रूट्स हैं इनको टेम्परेरी रूट्स कहते हो, बताए थे ना। सिस्टम कौन सा होता है राइस में, तो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। एम्ब्रियोनिक रूट्स कहते हैं इनको हम, प्राइमरी रूट्स इनको कहते हैं, इनको हम टेम्परेरी रूट्स कहते हैं। ये गलती कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। 3 क्वेश्चन में राइस बताओ, तुम एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बना पाए, वो भी इजी था, ये तो सबसे ज्यादा इजी था। ब्लास्ट TKM6 आज ही पढ़ाया था, हा? क्या सब कर रहे हो आप लोग, सीरियस हो जाओ भाई, नहीं चलेगा ऐसे काम। अब राइस से अगर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो क्या होगा फिर, बीट भूल गए होगे, फिर अभी बीट से क्वेश्चन बना दो तो भूल जाओगे, फिर गलत बात है ना। मैं चाहता हूं कि आप ये 3 में 3 नहीं, यहां पे मुझे सबके 3 में 3 चाहिए भाई। मुझे एक का यहां, अगर यहां पे एक का भी आया होता तब भी मेरा गुस्सा सेम होता तुम्हारे लिए, है ना। मयंक का होता या सुमित का होता, खुशबू किसी का होता, सृष्टि का किसी का होता, तुम में से शुभम का, अग्रिमा किसी का होता, एक 3 में होता तो मैं उतना खुश नहीं रहता। मुझे वो चाहिए ही नहीं आप स्टूडेंट, है ना, कि मात्र कुछ कर पा रहे हैं, कुछ बनाने वाले इंस्टीट्यूट और हैं। मेरा जो हमेशा का पैटर्न है ये सर्वे वंश चुगना वाला है। मैं चाहता हूं कि क्लास में अगर आप 4 लोग हो, अगर आप 4000 लोग हो, तब भी आप 4000 भी मेरे क्वेश्चन सेट बनाए 80% नंबर ले आओगे, क्योंकि मैं तो दम रखता हूं पढ़ाने का। आपको हर एक टॉपिक को, चाहे मस्ती हो चाहे मजाक हो, चाहे जिस तरीके से आपको याद हो सकता है वो ट्राई करता हूं। अब इतना इजी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो क्या होगा फिर। 3 क्वेश्चन बना के दिया था, वो अगर मैं सोचो अगर क्वेश्चन बना के लाऊं, अभी तो मैं सामने आपके बना रहा हूं क्वेश्चन, वो भी जो पढ़ा रहा हूं वहां से बना रहा हूं, है ना। अगर मैं स्वयं बना दूं इससे क्वेश्चन तो फिर तो आप 0 नंबर ले आओगे। ये गलत बात है। क्या डीबीपी करते हो, क्या तुम लोग करते हो, पता ही नहीं चलता कुछ। गलत बात है ये सब, ये नहीं चलेगा। कल से सीरियस होके आना, क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस में, मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, और एग्जामिनेशन ऐसे क्रैक होगा नहीं। अगर मजाक में लिया ना आपने तो फिर गलत बात हो जाएगी, है ना। अभी सीरियस हो जाओ, और आराम से जितना भी अभी तक पढ़ाया है कल पढ़ के आना, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और डायरेक्ट मैं पर्सन, हम सबको जान गए, चाहे कोई भी हो, सबको हर एक पर्सनल नाम से हमको सबको जान गए, ठीक है। प्रवीण, मेधा, प्रवीण, भूमिका, सृष्टि, है ना, आशीष, प्रवीण, सबको सही से जानते हैं। बहुत बहुत हो गया, अब चलेगा नहीं, ठीक है। सीरियस बी सीरियस, ओके, ठीक है। टेक केयर, और जाओ खुद की गलती को एनालाइज करो, क्यों क्वेश्चन नहीं बना पाए, थोड़ा रिवीजन करना, ठीक है।